वेलकम गाइस। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्लास 11th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है उसका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। अगर आप एक बार पढ़ चुके हो, भूल गए हो, थोड़ा सा बस आपको एक बार देखने की ज़रूरत है, आपका फिर से अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं हम लोग। इस चैप्टर में जो सबसे खास चीज़ है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह एग्जाम्स में होते हैं उन्हीं टॉपिक्स पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है, सबसे इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ठीक है, यूनिट का कन्वर्जन करना। कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा में है तो मीटर पर सेकंड में बदलना, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो केजी पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए। ठीक है, ये काम का चीज़ है। जैसे कि फॉर एक एग्जांपल आपको हम एक करके दिखाते हैं। सबसे आसान वाला आप जैसे देखिए, जैसे कि अगर आपको दिया गया है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको आपको बदलना है, बराबर आपसे पूछा गया कि कितना मीटर पर सेकंड होगा। इसको मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो मीटर पर सेकंड में अगर आपको कन्वर्ट करना है इस चीज़ को, तो देखिए क्या करेंगे। मान लिए यहाँ पर x, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी होता है, वो भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन एक बेसिक आपको पहले हम बता देते हैं तेजी से। ठीक है, जो जानते हो ट्रिक x स्किप कर सकते हो उसको। देखिए 90 किलोमीटर पर आवर है, बराबर x मीटर पर सेकंड है। इसको सॉल्व करना है, तुरंत 90 इंटू ये किलोमीटर डिवाइडेड बाई ये क्या आवर, बराबर इधर x इंटू मीटर डिवाइडेड बाई ये सेकेंड। आपको इस तरीके से लिख लेना, और हमको ये x पता चल जाए तो हम लिख देंगे 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू x मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से आप पहले x मान लीजिए खाली जगह पे। उसके बाद क्या करना है आपको, ये 90 ठीक है, इनटू में किलोमीटर ठीक है, डिवाइडेड में आवर ठीक है, फिर इस सेकेंड को आपको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और इस मीटर को इधर आपको डिवाइड कर देना है। ये इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, और इधर क्या हमारा बच गया है x। ठीक है, अब देखिए 90 सब कुछ ठीक है। किलोमीटर और मीटर में बड़ा कौन होता है, किलोमीटर। तो बड़ा चीज़ को छोटा में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो इसको आप लिख देंगे 1000 मीटर डिवाइडेड बाय आवर को आपको सेकंड में कन्वर्ट कर देना है, बड़ा चीज़ को छोटा में। तो 1 घंटा में कितना 3600 सेकेंड होता है, समझे। अच्छा, 3600 सेकेंड। इधर का सेकेंड भी जिंदा, मीटर भी जिंदा, बराबर इधर क्या है x है। देखिए तो मीटर से मीटर ख़त्म, सेकंड से सेकंड ख़त्म, 2 जीरो, इधर का भी 2 जीरो ख़त्म। 10/18 इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 90 इंटू 10/18 यानी कि 10/36 यानी कि 5/18 बराबर क्या है x। ये तो 90 गुना 5/18 हमको क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। 90 इंटू 5/18 बराबर ये क्या है x। 18 से ये कट जाएगा, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, पचे 25, ये हो गया हमारा 25 इज इक्वल टू क्या x। ठीक, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं भैया कि 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 25 मीटर प्रति सेकेंड, 25 मीटर पर सेकेंड। इसका एक का ट्रिक भी है आपको करने का, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ भी अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, उसको यदि आप 5/18 से गुना कर देते हैं तब वो चीज़ हमारा मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, एक और ट्रिक है भैया, ट्रिक एक और ये है, ये पहला, ये दूसरा, आपको ध्यान ये रखना है, यदि कोई चीज़ मीटर पर सेकंड में है और उसको आप 18/5 से गुना करेंगे तब वो हमारा किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। कोई चीज़ अगर मीटर पर सेकंड में है उसको आप 18/5 से गुना करते हैं तब वो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ किलोमीटर प्रति घंटा में है, 5/18 से गुना करेंगे तो मीटर पर सेकंड। जैसे देखिए 90 आपका किलोमीटर पर आवर में था, 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो x का मान आ गया यानी कि 25, वो मीटर पर सेकंड। तो ये प्रोसेस हम आपको करके दिखाएं जो जनरल प्रोसेस होता है, फिर ट्रिक आपको हम बता दिए। ये बस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए ही वैलिड है, बस।
अब हम आपको दिखाते हैं कुछ अलग तरह का चीज़, ठीक है। जैसे अलग तरह का चीज़ का अगर बात करें तो इसी में अलग तरह का और कन्वर्जन ले लेते हैं, अगले पेज पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए देखिए, जैसे कि अगर आपको एक दूसरा सवाल देते हैं, अगर बोला जाता कि बाबू क्या कहते हैं 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, इस बराबर बताइए कि कितना किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सवाल एक पूछा गया, कन्वर्जन आपको करने का हुआ, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए आप कि x रख दिए, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या करेंगे कि 100 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, ग्राम की जगह पे कौन है किलोग्राम, सेंटीमीटर की जगह पे क्या है मीटर। कैसे बदलेंगे आप, ये सब चीज़ सीखिए। देखिए तो इसको आप सावधानी से लिख देना है 100 इंटू ग्राम भागा सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर। देखिए कहाँ कहाँ पे लोग गलती करते हैं और हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हुए आपको बताएंगे। x इंटू ये केजी भागा में क्या मीटर का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, 100 ठीक है, ग्राम भी भैया ठीक है, अब भागा में सेंटीमीटर स्क्वायर भी ठीक है। ये देखिए ये इधर डिवाइड में, इधर आके गुना में हो जाएगा, ये इसके साथ गुना में, इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो चलिए मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय केजी, इधर क्या हो गया डिवाइड में होगा, इधर हम बराबर में क्या लिख देंगे x भैया जिंदाबाद। चलिए देखिए आगे बात करते हैं। देखिए अब इसी को हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो 100 भी ठीक है। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, कोई ग्राम को केजी में बदलने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आप फंसोगे, दिक्कत होगा। देखना है ग्राम और किलोग्राम एक जैसा है, किलोग्राम एक बड़ा चीज़ है, बड़ा को आपको छोटा में बदल देना है ताकि कटने में सब कुछ आसानी हो जाए। क्योंकि किलोग्राम को आपको 1000 ग्राम लिखना बहुत आसान है, लेकिन 1 ग्राम को 0.001 किलोग्राम लिखना थोड़ा सा मुश्किल जैसा नहीं लगता। इसीलिए ग्राम सब कुछ छोटा यूनिट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। गुना में मीटर को आप लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। पहला स्टेप कि बड़ा को छोटा के टर्म में लिखना है। दूसरा स्टेप ध्यान रखना है कि जब मीटर का स्क्वायर, तो लोग अक्सर गलती करते हैं, मीटर स्क्वायर को लिख देते हैं 1 मीटर ना, तो 100 सेंटीमीटर लोग इस तरह से लिख देते हैं गलती से, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर स्क्वायर के बजाय में 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये गलत है। क्यों गलत है, आप मीटर के जगह पे क्या कर रहे हैं, 1 मीटर के जगह पे स्क्वायर को वैसे रखना है, मीटर के जगह पे आपको 100 सेंटीमीटर रखना है। पूरा 1 मीटर का स्क्वायर था ना, तो पूरा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे ना। यहाँ पे इसी स्टेप में आपको गलती नहीं करना है। किलोग्राम जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है, किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम है, ठीक है, बराबर में क्या है x, ठीक है। चलो देखो आगे समझते हैं। अब क्या क्या कर सकते हैं इसको, या 100 ठीक है, गुना में ये भी, ये छोटा में g लिखने का मतलब ग्राम ही हुआ ना, ग्राम ही है, ग्राम से ग्राम आराम से कट जाएगा। चाहेंगे तो यहाँ पर भी ग्राम और ग्राम हम लोग काट के बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा ऊपर में 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर गुना में 100 सेंटीमीटर भागा में सेंटीमीटर का स्क्वायर, और गुना में ये क्या है 1000 बराबर ये क्या है x है, ठीक है। अब चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। चलिए देखिए तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का स्क्वायर ही होता है, वो ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कटेगा। चलो खैर 1 2 3, 1 2 3 वो शून्य काट दिए, ये 2 0 और 1 0 मिलके हो गया कितना 3 0। सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर, अब बटा में नीचे वाला जो सेंटीमीटर स्क्वायर था इसको तो हम जिंदा रखेंगे, अब बराबर में यहाँ क्या करेंगे x। अब देखिए आप सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, तो ये क्या बचा 1000 बराबर x। जब x का मान हमको मिल गया कि 1000 है, x का मान जब 1000 है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि भैया ये हो गया हमारा 100 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, x के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग 1000 kg पर
मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 1000 केजी पर मीटर स्क्वायर होता है। ये हमको बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस तरीके से और भी आपको अगर कन्वर्जन मिले तो कन्वर्जन आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे देखिए और भी एक दो हम आपको दिखाते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में भी थोड़ा सा और अलग तरह का, थोड़ा सा अपर लेवल का चीज़ भी दिखाते हैं, कुछ और चीज़ें बदलते हैं। जैसे कि आपको बोला गया कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बराबर बताइए कि कितना डाइन, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होगा। ठीक है, अब चलिए हमको एक चीज़ मालूम होना चाहिए। मान लिए कि यहाँ पे x डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर होगा। देखिए न्यूटन भी फोर्स का ही मात्रक है, यूनिट है, और डाइन भी फोर्स का ही मात्रक और यूनिट है, यानी कि यूनिट है। जैसे मीटर होता है वैसे न्यूटन, जैसे सेंटीमीटर होता है वैसे डाइन। मीटर और सेंटीमीटर में जैसा संबंध, न्यूटन और डाइन में वैसा संबंध। आप लोग अगर एक बार पढ़ चुके हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तब ये वन शॉट वीडियो देख रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट। सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड के हिसाब से बात करें तो सीजीएस यूनिट चलता है। मीटर और किलोग्राम, सेकंड, इस हिसाब से बात करें तो हम लोग एसआई सिस्टम की बात कर रहे होते हैं। एसआई सिस्टम यानी पूरा जो ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है। तो ये सीजीएस सिस्टम में फोर्स का जो यूनिट है वो डाइन होता है। एसआई सिस्टम में फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है। तो जैसे आप जानते हो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, वैसे आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। नहीं मालूम तो हमको यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ एक चीज़ हेयर क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। ये आपको पता होना चाहिए, तो फिर अच्छी बात है। चलिए अब इसी सवाल को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भैया? इससे पहले जो हम क्वेश्चन कराए थे ये दूसरा था, अब यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करने से ही आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक, फिर डायमेंशन वगैरह का चीज़ पे भी आएंगे, सब करेंगे हम लोग, पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा आपका और तैयारी भी आपकी हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। तो अभी इसमें हम लोग क्या कहते हैं, ऐसा सवाल है उसको वापस से लिखते हैं कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बराबर x है, डाइन है, ठीक है, उसके बाद गुना में सेंटीमीटर का स्क्वायर है, भागा में ग्राम का स्क्वायर है। कुछ नहीं का मतलब दोनों आपस में गुना है। इसको भी थोड़ा अच्छे से हम लिख ले अगर, तो न्यूटन ठीक है, गुना में मीटर स्क्वायर ठीक है, भागा में केजी का स्क्वायर ठीक है। अरे ठीक है ना। चलो देखो अब यहाँ पे एक ठो ये रह गया, 1 गुना में न्यूटन गुना में मीटर का स्क्वायर भागा केजी का स्क्वायर। अब ये ग्राम बाबू इस साइड आ जाएगा, गुना में हो जाएगा, है कि नहीं? डिवाइड में तो उधर गुना में जाएगा। तो चलो ग्राम को, ग्राम भाई साहब यहाँ आ गए, भागा में, इस सब तो गुना में है तो इधर क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो डिवाइड में आ जाएगा तो डाइन इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर इधर क्या है, x है, x है, यही x निकाल, ये तो यहाँ डाल देंगे, है ना। चलो देखो अब बात करते हैं आगे। तो 1 सबसे गुना होके तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 गुना होके तो गायब हो जाएगा। 1 गुना जितना करेंगे उतना ही रह जाता है, तो 1 को तो भूल जाना ही बेहतर है। फिर भी चलो कोई नहीं, छोड़ देते हैं, हटाओ, बेचारा बुरा ना मान जाए। न्यूटन की बात करें अगर, तो 1 न्यूटन के जगह पे अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन। क्या लिख सकते हैं, 10⁵ डाइन। न्यूटन को ही छेड़े हम, डाइन को नहीं। क्यों? डाइन को छेड़ेंगे तो नज़र लगा देगी ना। ध्यान रखना एक बात कि क्या है, बड़ा जो यूनिट है बाबू उसी को तोड़ करके छोटे यूनिट में बदलना है, बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में। न्यूटन को छेड़ना, डाइन को
कभी मत छेड़ना, ठीक है। एक मूवी देखे हो, ओ स्त्री कल आना, देखे हो? हाँ हाँ, उसी का याद आ गया अभी हमको। खैर चलो, मीटर स्क्वायर की बात करें अगर हम लोग, तो न्यूटन तो खैर ठीक है, उसको लिख दिए 5 × 10⁵ डायन था, यहाँ पे डाल दिए। मीटर स्क्वायर की बात करें तो 1 मीटर और सेंटीमीटर है, तो मीटर को ही छेड़ना है, सेंटीमीटर को नहीं, बड़ा को ही छोटा। तो बड़ा 1 मीटर की जगह पे क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर, और इस पे स्क्वायर है तो याद रखना होल स्क्वायर। मीटर का स्क्वायर बोले तो होल स्क्वायर, ध्यान रखना। होल स्क्वायर करना, टोटल पे करना, इस मीटर पे स्क्वायर है यानी 100 सेंटीमीटर पे स्क्वायर है। 1 मीटर पे स्क्वायर है माने 100 सेंटीमीटर पे स्क्वायर है। 1 मीटर पे स्क्वायर माने 100 सेंटीमीटर पे स्क्वायर है। यही लोग गलती करते हैं। अच्छा, उसके बाद गुना में भैया ग्राम ऐसे रहेंगे। अच्छा, बटे में देखो केजी। 1 किलोग्राम का स्क्वायर है यानी कि 1000 ग्राम का होल स्क्वायर है। इसके जगह पे 1000 ग्राम इसका होल स्क्वायर करेंगे, ठीक है। गुना में फिर डाइन है, इसको ऐसे छोड़ दो बाबू, सबसे डर लगता है। सेंटीमीटर स्क्वायर को सबको ऐसे छोड़ दो। अब देखो तो क्या क्या कटेगा, डाइन को पहले गायब कर देते हैं, ठीक। अब आगे बात करते हैं, अब कोई खतरा नहीं है। 1 गुना ये क्या है, 10⁵ गुना में देखो तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 100 का भी स्क्वायर और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000। 100 गुना 100 10,000 नहीं, अरे बाबा रे, बार बार लिख देते। 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर। अब गुना में इधर क्या है, ग्राम है। टोटल के बटे में देखो तो 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का माने क्या हो गया, 1000 ग्राम, उसका स्क्वायर है, गुना में 1000 ग्राम है, ठीक है। कुछ यहाँ पर से मिस्टेक हो रहा है, ये ग्राम का स्क्वायर को इधर लाए है ना, क्या है कि नहीं, तो पूरा ग्राम का स्क्वायर नहीं इधर आया था, तो ग्राम स्क्वायर रहेगा ना। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। बराबर में इधर का x छोड़ देते हैं। अब आगे करेंगे, क्या क्या करेंगे, तो 1 इन सब से गुना होगा तो 1 को हटाओ, अब बहुत ढोलिए। 10⁵ गुना में 100 गुना 100, 100 गुना में 100, 100 100 ले लिए। सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर गुना में ग्राम का स्क्वायर, ठीक है। अब भागा में 1000 गुना 1000 और ग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। 1000 गुना में 1000 और गुना में ग्राम इंटू ग्राम, ग्राम का स्क्वायर कर लेंगे। ग्राम इंटू ग्राम क्या कर लेंगे, ग्राम का स्क्वायर कर लेंगे। और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर था ना ये नीचे में, तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर जिंदा रहेगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा जैसे था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर रह जाएगा। बराबर इधर क्या है, x। अब देखो तो क्या क्या कटने वाला है, एक बार बढ़िया से इसको पॉज करके देख लो कि हाँ क्या क्या हर स्टेप कैसे कैसे किए। उसके बाद ये सेंटीमीटर का स्क्वायर कट गया, ग्राम का स्क्वायर कट गया ना। अब देखो तो क्या क्या हुआ, यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अच्छा, 10 का पावर 5 है। अब 100 का माने 10 का स्क्वायर होता है, बराबर क्या x। अब मालूम होगा कि अगर दो चीज़ डिवाइड में और दोनों का बेस सेम है तो पावर घट जाता है, तो 10 का पावर 5 माइनस 2, सब मालूम है कि नहीं। 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 बराबर क्या, x। तो इधर 5 गो 10 है, इधर 2 गो 10 है, तो 3 गो 10 बचेगा ना कट करके, वही चीज़।
इसका मतलब क्या हुआ, ये 1000 है, तो इसलिए क्या लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर बराबर 1000 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया आंसर, समझे बात? ठीक है, ये जितना भी हम पढ़ा रहे हैं इन सब का पीडीएफ हम दे देंगे, ठीक है? जो इसमें हम पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbymnwar.com, उसको खोलना है, फ्रंट पेज पे क्लास 11 फिजिक्स में जाना है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जाना है, उसी सेक्शन में आपको दिख जाएगा। यही वीडियो का थंबनेल आपको दिखेगा, उसी में नोट्स भी रहेगा, ठीक है? तो चलिए हम इसके अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो चलिए हम लोग एक ये क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा और भी कुछ सीखते हैं, ठीक है? लास्ट ही होगा ये, उसके बाद आप डायमेंशन पे आ जाएंगे, ठीक है? क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड को अगर एक यूनिट मान लिया जाए, ठीक है? यानी कि लाइट का स्पीड आप जानते हो कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अगर एक यूनिट मान लिया जाए, ठीक है? कोई नहीं, तो एक यूनिट अगर मान लिया जाए इसको, ठीक है? और ध्यान रखना है कि लाइट जो है वो 8 मिनट 20 सेकेंड लगाता है सन से अर्थ तक आने में। सूरज से रोशनी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट अगर 20 सेकेंड लगा रहा है, तब इसी डिस्टेंस को, इस दूरी को, सूर्य से पृथ्वी तक की जो ये दूरी है, उस दूरी को आपको नए यूनिट में बताना है कि कितना होगा, ठीक है? तो चलिए देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अर्थ से सन तक की, सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू क्या लिख सकते हैं आप, टाइम। तो लाइट का स्पीड कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रही बात टाइम की, तो टाइम आप देखें तो मीटर पर सेकेंड में ही ये लिखा हुआ है ना, तो 8 मिनट और 20 सेकेंड, 8 मिनट का मतलब 8 × 60 सेकेंड, तो 8 × 6 = 48, तो 480 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड, ये मिला के हो गया कितना, 500 सेकेंड। ये कितना, 500, ठीक? तो टाइम हो गया 500 सेकेंड और स्पीड हो गया इतना मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस हमारा इतना है। अच्छा, अब इसी डिस्टेंस को हमको क्या करना है, नया यूनिट में बताना है, जिसमें कि स्पीड ऑफ लाइट को 1 यूनिट लिया गया है। तो इस इतना को 1 यूनिट बोला गया, तो इतना गुना इतना को क्या, तो ध्यान रखना है, ये एक्चुअल में क्या हो गया, ये 500 × 3 × 10⁸ क्या है, 8। इतना डिस्टेंस आया है ना, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना, 500 × इतना, ठीक है? अच्छा, इसमें इतना को बोला जा रहा है 1 यूनिट, ठीक है? तो 500 गुना इतना क्या हो जाएगा, 500 यूनिट, ठीक है? तो क्या कहते हैं, हमारा जो हुआ डिस्टेंस वो नए यूनिट में क्या हो गया, 500। उसी तरीके से आपको मान लिया जाए, ऐसे करके कुछ भी सवाल अगर दे सकता है आपको, तो घबराना नहीं है। अगर क्या कहते दिया रहे 5 जूल, 5 जूल क्या कहते हैं पर सेकेंड स्क्वायर बराबर कितना अर्ग प्रति सेकेंड स्क्वायर, या कुछ भी इस टाइप से ऐसे दिया रहे तो आप बदल सकते हो। बस आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि जूल और अर्ग में क्या रिलेशन है, ठीक है? कोई दो चीज़ के बीच में क्या रिलेशन है। तो 1 जूल आपको ध्यान रखना है बराबर होता है 10⁷ अर्ग, ठीक है? ये जूल एसआई यूनिट है और ये सीजीएस यूनिट है। ये एसआई और ये क्या है, हमारा सीजीएस मात्रक है, जैसे किलोग्राम, ग्राम, उसी तरीके से। अच्छा, और भी इस टाइप से सवाल आपको बनाया जा सकता है। मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन इस तरीके से बोल दिया कि 1x पर क्या कहते हैं BC² बराबर कितना Z/PM², ऐसे मान लीजिए। और यहाँ पे आपको संबंध दे दिया है कि x बराबर 10Z और क्या कहते हैं B बराबर 20P और C बराबर मान लिया जाए 30M, ठीक है? तो आपको बताना है
यहाँ पर क्या आप x लोगे ना या कुछ भी मान के चलोगे तो वो कितना होगा, ठीक है। 1 इतना बराबर कितना z/pm²। आप बना सकते हो, बस क्या कहते हैं यहाँ पे मान लिया जाए आपको ये वाला संख्या को, यहाँ पे कुछ नहीं है तो y मान लेंगे। अब y को फाइंड कर लेना है ना, ये pm² इधर गुना हो जाएगा, z इधर डिवाइड में आ जाएगा। इसको आप बना करके इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। ये पहला होमवर्क है, इसका आपको आंसर बताना है और बना करके कमेंट करना है हमको, ठीक है, कितना आंसर आएगा। चलिए ठीक है, इसको अब हम लोग बंद करते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हमारा हो गया है तैयारी इसका। अब हम लोग डायमेंशन पर आते हैं, फिर एरर पे आएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह सब देखेंगे। चलिए अब हम लोग डायमेंशन पर बात करते हैं। अब हम लोग डायमेंशन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। अच्छा चलिए देख लिया जाए। डायमेंशन क्या होता है ना, आपको ये बताया जाता है जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कि हम लोग नाप या तौल सकते हैं, फिजिक्स के नियम का पालन करता है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी हुआ। वो फिजिकल क्वांटिटी किन किन बेसिक क्वांटिटी से बना हुआ है, बस यही बताने वाला चीज़ हमारा डायमेंशन है। जैसे घर का डायमेंशन बताते हैं ना, 10x10 का रूम है हमारा, तो उसका डायमेंशन बता दिए, पता चल गया वो 10 फीट बाय 10 फीट का है डायमेंशन, वही सब चीज़। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमको पता चल जाएगा कि वो किन किन बेसिक चीज़ों से बना हुआ है। जैसे स्पीड बराबर क्या फार्मूला होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, लंबाई, टाइम यानी कि समय, तो लंबाई और समय से बना हुआ है। हम करते जाएंगे, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर होते चला जाएगा, ठीक है। स्टेट बोर्ड के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में ये सब कुछ रहता है, बिहार बोर्ड वाले को तो रहता है, 12th में भी, ठीक है। रही बात 11th के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट, और ये कंपटीशन नज़रिए से भी हमारा काम देगा ही। चलिए देखिए, आपको कुछ छोटा सा चीज़ आपको खाली ध्यान रखना है कि ये 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी होता है। 7 में ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज होता है, 5 गो, ठीक है, ये सब थोड़ा सा कम यूज होता है ना। लंबाई को हम लोग L से डिनोट करते हैं, मास को M से, टाइम को T से, इलेक्ट्रिक करंट को A से ज़्यादातर डिनोट किया जाता है, और कभी कभी लोग I से भी डिनोट कर देते हैं। अच्छा, टेम्परेचर को K से डिनोट किया जाता है, साथ ही साथ थीटा से भी डिनोट किया जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी यानी कि बल्ब वगैरह ये सब चीज़ का जो चमक है उसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की जो मात्रा है, उसको हम लोग मोल से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। अभी चलिए इन सब चीज़ों का यहाँ पर यूज़ कैसे करेंगे, डायमेंशन का सब कुछ समझ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखिए, स्पीड की बात करें तो स्पीड को हम लोग क्या चीज़, स्पीड का फॉर्मूला जानते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। फार्मूला पता होना जरूरी है, तभी हम लोग डायमेंशन वगैरह भी पता कर सकते हैं। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बोले तो क्या, लंबाई है ना, अब बटे टाइम यानी कि क्या, टी। तो इसको अगर आप अच्छे से लिखो तो ऊपर में L है ही, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में क्या हो जाएगा, -1। तो बोल देंगे कि यही भैया डायमेंशन हो गया किसका, स्पीड का, L T का पावर -1। T कुछ नहीं है तो क्या है, यहाँ पे 1 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, है ना, है कि नहीं। चलिए ठीक है। अब वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी का भी फार्मूला वही होता है, क्या होता है, उसी जैसा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी कि लंबाई बटे समय। तो लंबाई को क्या चीज़ से सूचित करते हैं, L से। डिस्प्लेसमेंट भी तो, विस्थापन भी तो एक प्रकार का लंबाई ही है। और नीचे टाइम का क्या हो गया, T। फिर L, ठीक है, T नीचे से ऊपर जाएगा तो T का पावर क्या, -1 हो जाएगा, ठीक है। T नीचे से ऊपर जाएगा, T का पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब रही बात एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। आप एक चीज़ एक्सेलरेशन बराबर पढ़े होंगे, v-u/t ना। तो ये फाइनल वेलोसिटी और ये इनिशियल वेलोसिटी ना, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाएंगे तो वेलोसिटी ही आएगा एक तरह से, और वेलोसिटी बाय क्या करना है हमको, टाइम कर देना है। वेलोसिटी बाय हम लोग को क्या करना है, टाइम करना है। तो इसलिए लिख दिया एक्सेलरेशन बराबर वेलोसिटी बाय टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी का अपन लोगों ने तो निकाल करके रखा हुआ है, कितना भैया, L का पावर -1। और नहीं बात टाइम की, तो टाइम का डायमेंशन है अपन लोग के पास T नीचे से ऊपर जाएगा तो फिर से एक और -1 आ जाएगा। तो यानी हम लोग इसको यहाँ पे लिख सकते हैं L का पावर -1, ठीक है। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो एक और T का पावर -1। अब इसको ज़रा सा साथ कर ले, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो L का पावर -1 -2। इस तरीके से हम लोग इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो अपन लोगों के पास आया है
वो है एल टी का पावर -2। ठीक है, तो हम लोग समझ गए कि अच्छा इसमें लंबाई भी है और समय भी है। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्स की बात करें अगर, तो फोर्स का डायमेंशन, ये चूँकि VBI है इसको आप हमेशा याद रखेंगे। फोर्स का जैसे आपको इन सब का याद रखना है उसी तरीके से फोर्स का भी आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे फार्मूला में फोर्स वगैरह आता है। ठीक है, चलिए फोर्स बराबर फार्मूला आता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर m, बचपन से ही पढ़ते जा रहे हो 9th क्लास से। अच्छा, तो मास का तो क्या हो गया m। एक्सेलरेशन की बात करें अगर, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोगों ने निकाल रखा है यहाँ पर एल टी का पावर -2। ठीक है, ये हो गया एल टी का पावर -2। ठीक है, अच्छा चलिए तो लीजिए मास, और ये डायरेक्ट हो गया एम एल टी का पावर -2, एम एल टी का पावर -2, एम एल टी का पावर -2। अपन लोगों को एकदम रट के रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए रही बात करते हैं हम लोग वर्क की। तो वर्क का डायमेंशन फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा होता है, या फिर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी आप बोल सकते हो। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा अगर रहता है, बहुत लोग ऐसा भी पढ़ते हैं, तो कॉस थीटा वगैरह सबका डायमेंशन होता नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम लोग बात करेंगे। तो वर्क का फार्मूला है अपन के पास क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन हमारे हाथ में है भैया, फोर्स का डायमेंशन कितना है हम लोगों ने याद कर लिया है अब, एम एल टी का पावर -2। रही बात डिस्प्लेसमेंट की यानी कि लंबाई की, तो डिस्प्लेसमेंट यानी लंबाई का हो गया क्या, एल। तो आप देखो तो एल और एल क्या हो जाएगा, L² हो जाएगा, है ना। तो m ठीक है, L इंटू L² हो गया, और t का पावर -2 हो गया। तो हमारे पास जो डायमेंशन है वो कितना हो गया है, वर्क का डायमेंशन mL², t का पावर -2। चलिए ये हम लोगों ने किया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो भी पढ़ाएंगे इसका नोट्स आपको हमारा वेबसाइट www.physicsbymnword.com, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। क्लास 11th में फिजिक्स में जाओगे आप, दूसरा चैप्टर इसमें 1 शॉट नोट्स आपको मिल जाएगा। जो भी पढ़ा रहे हैं यही स्क्रीन आपको मिल जाएगा, तो सिर्फ समझने पर फोकस करना है। पावर पे बात करें अगर हम लोग, तो पावर का फार्मूला हम लोग जानते हैं, वर्क बाय टाइम होता है। वर्क का डायमेंशन अभी जस्ट हम लोगों ने निकाला है, वर्क का डायमेंशन होता है mL² t का पावर -2। ठीक है, तो mL² t का पावर -2 डिवाइडेड बाय टाइम का हो गया क्या, t। तो ठीक है, mL² t का पावर -2 और t नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर में -1, ये जो कि नीचे से ऊपर जाएगा तो t का पावर -1 हो गया। तो m ठीक है, L² ठीक है, दोनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगा, -2 और -1, t का पावर क्या हो गया, -3। ठीक है ना। ये इस तरीके से काम हो गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद मोमेंटम की बात करें हम लोग। ठीक, तो मोमेंटम बराबर फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, संवेग इसको कहते हैं हिंदी में, मास का m। रही बात वेलोसिटी का, तो अभी हम लोगों ने वेलोसिटी का डायमेंशन निकाला है। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी का पावर -1, एल टी का पावर क्या हो जाता है, एल टी का पावर -1। तो ये हमारे पास हो गया एम एल टी का पावर -1। हम लोगों ने मोमेंटम का भी डायमेंशन पता कर दिया। चार्ज का डायमेंशन बात करें तो चार्ज का फार्मूला होता है करंट इंटू टाइम। ये आपको 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, करंट बराबर चार्ज बटे टाइम, करंट बराबर चार्ज बटे टाइम ना, I = Q/T पढ़ा है ना, यहीं से Q बराबर क्या हो गया, IT, करंट इंटू टाइम। तो करंट का डायमेंशन A बेसिक 7 को लिखाया उसी में है, टाइम का होता है T, तो ये हो गया क्या, AT। बहुत फेमस है भैया, इसको भी आप याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, 12th में ज़्यादातर ये यूज होता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। 12th के बहुत सारे फार्मूला में चार्ज है इसी वजह से। ठीक है, फिर इसके बाद अगर हमको बोल दिया है कि भैया आप ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है कैपिटल G, उसका आप डायमेंशन बताइए। ठीक है, तो 9th क्लास में शायद आपने पढ़ा होगा फार्मूला कि अगर एक मास m1 एक मास m2 दोनों के बीच की दूरी है r, तो उनके बीच फोर्स लगता है बराबर G m1 m2/r²। जहाँ r दूरी होती है दोनों चार्ज, दोनों मास के बीच में, ये दोनों m1 m2 मास होता है। कैपिटल G का आपको डायमेंशन पता करना है, F तो फोर्स है हमारा, कैपिटल G का मान शायद कुछ लोग को याद होगा आप में से 6.67 × 10⁻11 होता है। ठीक है, Nm²/kg², शायद कुछ लोग को याद हो सकता है। ठीक है,
चलिए अब जी का डायमेंशन निकालना है अपन को, तो जी का डायमेंशन निकालेंगे। इसको एक काम करते हैं, इसको इधर जिसका डायमेंशन निकालना है उसको साइड कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर लेंगे अगर, तो एफ आर स्क्वायर बराबर जी M1 M2। अब एक चीज़ देखिए, M1 M2 को इधर डिवाइड में लेके आ जाते हैं, तो एफ आर स्क्वायर बाय M1 M2 बराबर जी। आपको जिस भी चीज़ का डायमेंशन चाहिए ना, उससे संबंधित आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए, तभी आप डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। अन्यथा आपके लिए डायमेंशन निकालना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा सा इसको इस तरफ, इसको इस तरफ निकल लिए, M1 कोई फ़र्क नहीं, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बाय M1 M2, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जी बराबर एफ आर स्क्वायर बाय M1 M2। ठीक है, अब हम लोग डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन हम लोग याद कर लिए हैं, ml t का पावर -2, ml t का पावर -2 फोर्स का डायमेंशन हम लोग याद कर लिए हैं, ठीक है। तो हो गया हमारे पास ml t का पावर -2। रही बात आर स्क्वायर यानी दूरी का स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर, तो लंबाई का स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, ठीक है। रही बात मास गुना मास, m गुना में क्या m, तो चलिए देखिए m से m ख़त्म हो गया, अच्छा ठीक है। उसके बाद एल स्क्वायर और l हो गया l का पावर 3, t का पावर -2। रही बात m है, ये m नीचे से एक ऊपर लेकर के जाएंगे इसको, देखिए ये एल स्क्वायर और l ये दोनों मिल करके एल क्यूब हो गया, t का पावर -2 10 का 10, m नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा m का पावर -1, ये हमारा डायमेंशन हो गया। हाँ, यहाँ पे आप इस तरीके से डायमेंशन लिख सकते हो कि ये इतना हो गया है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग को आदत होता है m को पहले लिखने का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज़ आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। m का पावर -1, l का पावर 3, t का पावर -2, ठीक है, ये हमारा डायमेंशन हो गया, ठीक है। चलिए ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, एक चीज़ आपको समझना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी कहता है भैया होमोजीनियस, एक जैसा, ठीक है। कहता है ये क्या भैया, कि अगर आप वेलोसिटी में चाहो तो वेलोसिटी को जोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोचोगे कि वेलोसिटी में हम लोग फोर्स को जोड़ दें, तो ऐसा काम नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा, कोई भी सेम चीज़ में सेम ही चीज़ जोड़ोगे तो सेम चीज़ आएगा, यानी हाथी में हाथी जोड़ोगे तो हाथी आ जाएगा, आता है ना। हाथी में बकरी जोड़ दोगे तो थोड़े ना आ जाएगा कुछ, क्या, तो समझ रहे होगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा चलो, तो सेम चीज़ में आप सेम चीज़ को ही जोड़ सकते हो, उससे सेम चीज़ आता है, और सेम चीज़ में सेम चीज़ घटा सकते हो जिससे सेम चीज़ आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग, अब इसका अर्थ क्या हुआ, हाँ, गुना करने में आप दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को गुना करके कोई तीसरा क्वांटिटी ला सकते हो। जैसे फोर्स बराबर होता है ना मास इंटू एक्सलरेशन, तो मास और एक्सलरेशन को गुना किया आपने, फोर्स आ गया। तो मास अलग चीज़ है, एक्सलरेशन अलग चीज़ है, फोर्स अलग चीज़ है, चलेगा। लेकिन जब जोड़ोगे आप, तब सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम फिजिकल क्वांटिटी जोड़ोगे तो सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगा, ए सेम टू सेम। जैसे आप उस पर आधारित सवाल करते हैं, मान लीजिए आपको एक इक्वेशन दे दिया है, बोल दिया कि f बराबर AT प्लस B है, आप a और b का डायमेंशन बताइए, जबकि f जो है हमारा वो यहाँ पे फोर्स है और t जो है हमारा वो यहाँ पे टाइम है। ये हमारा फोर्स है और ये हमारा टाइम है। a और b का डायमेंशन अपन लोगों को चाहिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन करके हम लोग कैसे करेंगे, तो समझते हैं। अगर ये इस साइड फोर्स है तो जाहिर सी बात है ये भी फोर्स होगा और ये भी फोर्स होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं फोर्स में ही फोर्स को जोड़ सकते हैं तो फोर्स आएगा। सेम चीज़ में सेम चीज़ जोड़ेंगे सेम चीज़ आएगा, यानी ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, ये भी फोर्स, यानी कि F तो हमारा फोर्स है ही और साथ ही साथ B भी हमारा फोर्स ही हो गया, ठीक है, और AT भी हमारा फोर्स ही हो गया, ठीक है। चलिए प्लस के इस साइड सेम रहेगा, हम जो वहाँ आएगा वो भी सेम होगा। चलिए देखिए, अब इसके हिसाब से हम लोग अगर बात करें तो B का वही डायमेंशन होगा, B और F फोर्स एक ही है, तब ना फोर्स में फोर्स जोड़े तो फोर्स आया। तो B का भी डायमेंशन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए B का डायमेंशन वही ml t का पावर -2, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन हम लोगों ने याद कर लिया है। देखिए फोर्स का डायमेंशन ml t का पावर -2 है ना, ml t का पावर -2। चलिए, तो जो फोर्स का है वही इसका, अब AT
ए टी भी हमको करना है किसके बराबर, फोर्स के बराबर। तो ए और टी का डायमेंशन हमारा फोर्स के डायमेंशन जैसा होगा। फोर्स का डायमेंशन यानी कि एम एल टी का पावर -2। अच्छा, ए को जस का तस, टी यानी कि टाइम है ना, यहाँ बोला गया है टी हमारा टाइम है, तो टाइम का डायमेंशन टी हो गया। इधर लिख देंगे फोर्स, दोनों मिल के फोर्स बनता है, तो दोनों मिल करके फोर्स बनता है, तो एम एल टी का पावर यहाँ क्या है, -2। अच्छा, अब यहाँ पे ए बराबर क्या लिख सकते हैं, टी इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो एम एल टी का पावर -2 डिवाइडेड बाई टी इधर आ गया, तो टी यहाँ पे, अब टी नीचे से ऊपर जाएगा, तो एक चीज़ आप देख सकते हैं कि ए बराबर एम एल टी का पावर -2। ये टी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से नीचे से ऊपर लेकर के जाते हैं, तो जैसे ही नीचे से ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये हमारा टी का पावर -1 हो जाएगा। तो अब हम लोग ए बराबर लिख सकते हैं एम एल टी का पावर, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो -2 और -1 मिल करके -3। तो इस प्रकार हमारे पास आ गया डायमेंशन ए का भी। तो F बराबर ए टी प्लस बी जो इक्वेशन दिया हुआ था, इसमें हम लोगों ने B का भी डायमेंशन निकाल लिया है और A का भी डायमेंशन फाइंड कर लिया है। तो ये हमारा A का आंसर हो गया और ये B का हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये सवाल है, आप इसको वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आपका सही आंसर आया है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि x जो है वो हमारा मीटर में है। मीटर में है का मतलब ये हमारा डिस्टेंस हो गया एक तरह से। x हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया ना, यही ना समझेंगे हम लोग। और t जो है वो सेकेंड में है, इसका मतलब t हमारा टाइम है। तो हमको बताना है क्या, a और b का डायमेंशन पता करना है। a और b का डायमेंशन पता करना है, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं, बात करते हैं हम लोग। तो अगर ये हमारा डिस्टेंस है तो जाहिर सी बात है ये पूरा भी डिस्टेंस होगा और ये पूरा भी डिस्टेंस, तब ना डिस्टेंस भी डिस्टेंस जोड़ेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग बात करते हैं। x हमारा यहाँ समझ में आता है कि वो डिस्टेंस है और उसका डायमेंशन तो l होगा, वो तो चलिए ठीक है। ए टी स्क्वायर ये भी हमारा डिस्टेंस का ही काम करेगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो यानी कि जो ए टी स्क्वायर है इसका डायमेंशन l होगा। तो हम लोग a निकाल सकते हैं यहाँ पे, a ठीक है, टाइम का स्क्वायर है यानी t का स्क्वायर बराबर l। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, l ठीक है, t स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो a बराबर t स्क्वायर नीचे से ऊपर जाएगा, तो l ठीक है, t का पावर -2। उम्मीद करते हैं कि आप में से कुछ लोगों का ज़रूर सही आया होगा। सही आया है तो कमेंट में कीजिए, बताइए कि हाँ सर आ गया था हमारा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिख करके। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। तो ये डिस्टेंस तो ये भी डिस्टेंस, तो यानी कि जो बी टी है हमारा वो भी हमारा क्या है, एक तरह से डिस्टेंस ही होगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है ये चीज़। तो बी ठीक है, टी हमारा क्या हो गया, टाइम। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, एल। बी ठीक है, टी डिवाइड में आ जाएगा, तो एल भागा टी, तो b इज इक्वल टू, टी नीचे से ऊपर जाएगा तो t का पावर -1 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास b का भी डायमेंशन आ गया और a का भी डायमेंशन आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास एक सवाल है, इसमें यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और इसमें बोल रहा है कि p जो है वो पावर है, b का डायमेंशन और a का डायमेंशन निकालना है, जबकि x हमारा डिस्टेंस है, t हमारा टाइम है। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इजीली निकाल लेंगे, यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। सोल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पावर बराबर देखिए तो क्या फार्मूला है, b माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए टी। हम एक चीज़ समझ सकते हैं कि इन दोनों को आपस में घटाया जा रहा है, इसका मतलब इसका और इसका डायमेंशन सेम होगा, यानी कि जो b है उसका जो डायमेंशन होगा, यानी हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ b बराबर डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो b का डायमेंशन ये एक्स स्क्वायर, एक्स तो लंबाई है ना, डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी लंबाई, तब ना इन दोनों को घटा सकते हैं आपस में, इसका मतलब दोनों सेम चीज़ है, यानी इस b का डायमेंशन और एक्स स्क्वायर का डायमेंशन सेम है, तभी इन दोनों को आपस में घटाया जा सकता है। जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जा सकता है, इसका मतलब उन दोनों का डायमेंशन आपस में सेम है।
तो एक्स स्क्वायर यानी एल स्क्वायर। तो लीजिए भैया हमारा बी का भी डायमेंशन आ गया, कोई बात नहीं ना, बी का वही डायमेंशन होगा जो एक्स स्क्वायर का है, और एक्स स्क्वायर यानी कि एल का स्क्वायर, तो वही इसका भी डायमेंशन हो गया, है ना। अच्छा चलिए आगे हमको बात बोल रहा है क्या है, 80 में इस ए का डायमेंशन हमको अब चाहिए, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, इधर पावर है, पावर का डायमेंशन क्या होता है, पावर का डायमेंशन हम लोग को मालूम है, पावर बराबर फॉर्मूला होता है P बराबर चूँकि B माइनस एक्स स्क्वायर बाय 80 है, पावर बराबर फॉर्मूला होता है हम लोग जानते हैं वर्क बाय टाइम। अच्छा ये देखिए तो ये भी और ये भी दोनों का सेम डायमेंशन है, ये तो एल स्क्वायर है और ये भी एल स्क्वायर, तो सेम चीज़ में से सेम चीज़ घटाएंगे तो सेम ही चीज़ आएगा, यानी ऊपर में जो भी चीज़ आएगा, मान लीजिए कि एक्स अगर आता है तो, या कुछ भी मान लीजिए वाई अगर आ रहा है, तो इसमें घटा करके जो अगर वाई हम लोग लिखते हैं तो इसका भी वही डायमेंशन जो इसका डायमेंशन, या जैसे ना वेलोसिटी में वेलोसिटी घटाए तो वेलोसिटी आता है, उसी तरह से बोलेंगे ये इसका डायमेंशन में से इसका सेम डायमेंशन घटाए तो सेम डायमेंशन का चीज़ आया, और इसका डायमेंशन हमारे पास क्या होगा, एल स्क्वायर वाला डायमेंशन में एल स्क्वायर वाला घटाएंगे तो एल स्क्वायर वाला आएगा, ऊपर का डायमेंशन टोटल का एक साथ लिख सकते हैं एल स्क्वायर। रहे ए ठीक है, टी हमारा क्या हो गया, टाइम का डायमेंशन टी, वर्क बाय टाइम, वर्क बराबर फॉर्मूला होता है हमको याद है फोर्स इनटू डिस्टेंस, हम चाहते तो पीछे का देख के लिख सकते थे ना, पावर का डायमेंशन हम पीछे से निकाल सकते हैं, कहीं ना कहीं हम किए ना, तो यहाँ पावर का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी का पावर -3 लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, भूल भी गए तो वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। इधर एल स्क्वायर बाय ए को आपको तो निकालना है, टी जिंदा है आपके पास। अच्छा फोर्स का डायमेंशन आपको याद करना है एम एल टी का पावर -2, डिस्टेंस का एल, टाइम का क्या होगा टी, अच्छा बराबर इधर क्या है एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए गुना में क्या है टी है, ठीक है। तो देखिए तो एक चीज़ टी और टी दोनों साइड से कट गया, अच्छा एल और एल स्क्वायर होगा ना, ये नहीं होगा, एम टी का पावर -2 एल इंटू एल स्क्वायर बराबर इधर क्या हो गया एल स्क्वायर बाय ए, तो देखिए तो एल स्क्वायर और एल स्क्वायर भी कट गया दोनों तरफ से, ऐसा होगा कि नहीं, तो एम टी का पावर -2 बराबर 1 बाय ए, तो अब देखिए तो ये इधर आ जाएगा और ये उधर चला जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1 बाय एम टी का पावर -2, तो ए बराबर क्या आप डायमेंशन लिखोगे, एम को नीचे से ऊपर लेकर के जाओगे तो एम का पावर -1, टी माइनस में ऊपर लेकर के जाओगे तो प्लस में हो जाएगा 2, तो यानी ए बराबर हो गया एम का पावर -1 टी का पावर 2, ये हमारा डायमेंशन आ गया किसका, ए का। चलिए ठीक है, इस तरीके से आपको सवाल सबको डील करना है, ठीक है ना, समझे। उसी तरह से आपको एक थोड़ा सा अलग यूनिक टाइप का ये चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं, पावर वाला। ध्यान रखना पावर में कोई चीज़ रहता है तो वो सब डायमेंशन लेस होता है, उसके पास डायमेंशन नहीं होता। जैसे अगर बोल दिया कि इस इक्वेशन में हमको बोलेगा कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ बी का डायमेंशन आप बताइए, जबकि सिर्फ हमको बाकी और कुछ नहीं बोला, ये एफ क्या है नहीं पता, ए क्या है नहीं पता, बी है क्या वो भी हमको नहीं मालूम, ठीक है। हमको ये सिर्फ बताया है कि एक्स जो है हमारा वो हमारा डिस्टेंस है बस। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये हम लोग एक्स्ट्रा जानकारी से जानते हैं कि ई बराबर 2.7183 होता है, अगर वो बात की बात है, जान रहे हो आप नहीं जान रहे हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमको सिर्फ क्या कहते हैं एक्स दिया हुआ डिस्टेंस और बी का डायमेंशन बोला। तो देखिए इस ई के पावर में कोई चीज़ है ना, तो आप हमेशा सुनते हो पावर में 2, पावर 2, पावर 3, पावर 4, 5, 6 हमेशा संख्या होता है कुछ। अगर कोई भी चीज़ है संख्या है तो संख्या का डायमेंशन कभी नहीं होता, ठीक है। किसी संख्या को फिजिकल क्वांटिटी के रूप में नहीं दिखा सकते, कोई संख्या का डायमेंशन होता नहीं है। तो चूंकि ये पावर है, पावर हमारा हमेशा संख्या होता है, उसका डायमेंशन नहीं होगा। इसका मतलब बी एक्स का डायमेंशन नहीं होगा ना, यानी ये लिख सकते हैं कि बी एक्स बराबर एम नॉट एल नॉट टी नॉट, हमेशा ये चीज़ लिखना। अगर किसी चीज़ कोई चीज़ अगर डायमेंशन लेस है तो वो बराबर ऐसा आप लिख सकते हैं कि इसका डायमेंशन m भी नहीं है, इसमें l भी नहीं है, t भी नहीं है। तो m का पावर 0 माने 1, l का पावर 0 माने 1, t का पावर 0 माने 1, 1 गुना 1 गुना 1 बराबर क्या 1, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा
तो B चाहिए, डिस्टेंस L हो गया, बराबर आप चाहो तो 1 ऐसे करके लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, हम लोग क्या करेंगे इसमें, L को इधर डिवाइड में लेके चले जाएंगे, तो B बराबर 1/L, तो B बराबर L का पावर क्या, -1, ऐसे डायमेंशन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे हो बात क्या कहना चाह रहे हैं हम, ठीक है। इस तरीके से डायमेंशन वगैरह को हम लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए, कुछ इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखना है कि एंगल और सॉलिड एंगल ये सब कुछ ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है दोनों, जिसके पास क्या कहते हैं, ओनली फिजिकल क्वांटिटी विच है क्या, यूनिट है इन लोगों के पास, लेकिन डायमेंशन नहीं है। एंगल को नापते हैं रेडियन में, इसका यूनिट रेडियन होता है, इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन, इसका यूनिट होता है स्टे रेडियन, ठीक है। थ्योरी हम पूरा जो पढ़ाए हैं उसमें हम सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा की है। ये दोनों सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी होता है। अच्छा, एक बात कि हाँ, इन दोनों के पास यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। तो एंगल और सॉलिड एंगल हैव यूनिट बट नो डायमेंशन। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब चीज़ के पास भी डायमेंशन नहीं होता है, ये सब भी हमारा डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। जितना भी संख्या है वो सब हमारा डायमेंशन लेस होता है। चलिए, हम आपको होमवर्क देते हैं और आपको इसमें एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताना है। एससी वर्मा का भी पहला क्वेश्चन है ये। हम ये फार्मूला दे दिए हैं, इसमें आपको एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन बताना। हम थोड़ा सा हिंट कर देते हैं आपको कि 1/4 पाई, 4 और पाई तो वाई से बटा सारा होता है, संख्या होता है, तो ये सब चीज़ का डायमेंशन होता नहीं, तो उसको आप नेगलेक्ट कर देंगे। यानी इस फार्मूला को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/ε0 गुना में Q1 और Q2 चार्ज है, बटे में ये दूरी है, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ε0 को इधर लेकर के आ जाना है और 1/f इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे क्या r² करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो चार्ज का डायमेंशन 80 गुना ये चार्ज का डायमेंशन 80 भागा में फोर्स का डायमेंशन ml t का पावर -2 और ये L², इस तरीके से आपको डायमेंशन निकालना है। चलो यार, ना कर ही दिए हम डायमेंशन, तो क्या बोलते हैं, कर ही दिए तो कर ही देते हैं। चलो, ε0 का डायमेंशन चाहिए, तो m हो गया, l और L² मिल करके, सॉरी इसको थोड़ा सा अच्छा से कर देते हैं, यहाँ लिख सकते हैं a इंटू a² और फिर t इंटू t² डिवाइडेड बाय m, ऐसे रह गया l इंटू L², l का पावर 3, t का पावर -2। तो ε0 का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर t का पावर 2, ठीक ही है। नीचे से m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, l नीचे से ऊपर जाएगा तो l का पावर -3, t का -2 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर में ही ये लिखा हुआ है, ये ऊपर में लिखा हुआ है, t का पावर +2 हो जाएगा। तो ε0 बराबर क्या कहते हैं, m को पहले लिख दिए, m का पावर -1, l का पावर -3, ठीक है। 2 और 2 मिला के t का पावर 4 हो जाएगा, t का पावर 4 और a का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशन हो गया। चलो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब काम करना है, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एरर वगैरह पे बात करते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग एरर पर बात करते हैं, एरर एनालिसिस पर। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है काफ़ी, ठीक है। समझते बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है, इजी हो जाता है ये एरर एनालिसिस, ठीक है। देखिए, अगर हम लोग किसी चीज़ को नापते हैं और उसका जो असल वैल्यू है, वो असल वैल्यू और उसको जो हम नापे वो वैल्यू, दोनों में जो डिफरेंस होगा उसी को एरर कहेंगे, ठीक है। अगर किसी चीज़ का लंबाई है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर, और हम नापे हैं 4.4 मीटर, तो 0.1 मीटर का डिफरेंस हो गया। तो असल वैल्यू और नापे गए वैल्यू में जो अंतर होता है उसी को हम लोग एरर कहते हैं, फॉल्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए समझते हैं, जैसे बात करते हैं, फिर हम लोग अभी समझेंगे कि अगर हम मान लिया जाए किसी चीज़ का लंबाई है अगर 4.5 मीटर है और हम अगर नापे थोड़ा सा फॉल्ट हो गया, तो असल वैल्यू का पता कैसे चलेगा।
हमको असल वैल्यू अगर किसी चीज़ का पता करना है तो 5-6 बार उसको नापना पड़ेगा और उसका एक औसत निकालना पड़ेगा, तब हमको उसका एक औसत निकाल देंगे तो वो हमको एक ट्रू वैल्यू देगा, असल मान उसका दे देगा। जैसे मान लिया जाए अगर किसी चीज़ को हम नाप रहे 4 बार 5 बार 6 बार नापे और 6 बार नापे और नाप करके 6 और हर बार का नपैया को जोड़ के 6 से भाग कर दिए तो एक औसत वैल्यू आया, एवरेज वैल्यू, वही हमारा उसका ट्रू वैल्यू कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर हम किसी चीज़ को नाप रहे हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापे तो एक बार नापे उसका वैल्यू आया A1, एक बार नापे वैल्यू आया A2, एक बार नापे वैल्यू आया A3, A4, A5, 5 बार नापे, पाँचों बार अलग अलग वैल्यू आ रहा है। तो उस फिजिकल क्वांटिटी का, उस चीज़ का हमको लंबाई ही अगर, तो उसका असल मान हमको पता कैसे चलेगा? उसका ट्रू वैल्यू अगर हमको चाहिए तो ट्रू वैल्यू पता चलेगा। कब पता चलेगा भैया ना? हमको इन सारा जितना भी मेजरमेंट है उसका एक औसत लेना पड़ेगा, ठीक है, इसका एक मीन वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे कि पहला बार नापे, दूसरा बार नापे, ठीक है, तीसरा बार नापे, चौथा बार नापे, पांचवा बार नापे, सारे को जोड़ के 5 से भाग देती। 6 बार नापते तो 6 चीज़ को जोड़ के 6 बार के मेजरमेंट को जोड़ के 6 से भाग देते थे। n बार नापते तो हर बार का मेजरमेंट को जोड़ के n से भाग देते थे। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, किसी चीज़ का ट्रू वैल्यू अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए जरा सा बात करते हैं, समझिए। जैसे कि अगर किसी चीज़ को नापे, वही 4.5 मीटर का है अगर कोई चीज़, आप उसको नापते, एक बार नापे 4.2 मीटर, एक बार नापे 4.3 मीटर, एक बार नापे 4.5 मीटर, एक बार नापे 4.7 मीटर आया, एक बार नापे 4.8 मीटर नाप दिए। तो आप देख रहे हैं कि हर बार नाप रहे हैं, अलग अलग हो रहा है, अलग अलग वैल्यू आ रहा है। क्या करें भैया? कन्फ्यूजन सा मन में, असंतोष पैदा हो रहा है कि असल मान है क्या। तो सबको जोड़ के और उतना बार के मेजरमेंट से भाग दे देंगे, मेजरमेंट की संख्या से भाग दे देंगे। जैसे हमको A1, A2, A3, A4, A5 है, उसका एक औसत वैल्यू अगर हमको चाहिए, ए मीन या ट्रू वैल्यू हमको चाहिए, तो हम क्या करेंगे? हर बार का जो मेजरमेंट है उन सब को जोड़ देंगे। चूँकि 5 बार नापे हैं तो उतना भागा 5 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आया? इतना प्लस इतना, 4 4 8 4 12 4 16 4 20, और उसके बाद 8 2 10, 21 हो गया, 7 3 10, एक 22.5। तो 22.5 अब भागा क्या करना है? 5, चूँकि 5 बार नापे तो 22.5 भागा 5 आ जाता है हमारा 4.5, यानी 4.5 मीटर। तो हम मान लिए कि 4.5 असल मान है उसका, वो जो लंबाई हम नाप रहे हैं। मान लिया जाए अगर कुछ बेंच ही है या किसी चीज़ का लंबाई नापना, इसका ही नापना है, तो 4.5 मीटर है। 4 बार 5 बार नापे, अलग अलग लंबाई आ रहा था, तो सब हर बार का मेजरमेंट को जोड़ के उतना संख्या से डिवाइड कर दिया जितना बार हमने नापा था। तो 5 बार नापे, 5 बार अलग अलग वैल्यू था, सबको जोड़ के 5 से भाग कर दिए। सेम भी हो सकता है वैल्यू, कभी कभी ऐसा बात भी नहीं है। 2 बार एक ही जैसा मेजरमेंट भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 4.3 2 बार हो गया, ऐसा भी संभव है। तो जितना बार नापे सबको जोड़ के उतना से डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा समझ लिए इसको कि हाँ ये औसत वैल्यू हो गया, एवरेज वैल्यू इसका हो गया, ट्रू वैल्यू इसका। अच्छा, अब उसी को हम असल वैल्यू मान करके आगे का पढ़ाई करेंगे। हमको निकालने के लिए कभी कभी सवाल में बोलेगा कि एब्सोल्यूट एरर का ज़रूरत पड़ता है। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर हो गया कि हर बार जो नाप रहे हैं तो हर बार कितना कितना गलती हो रहा है, बस वही। ट्रू वैल्यू हम लोगों ने कितना नापा है? 4.5, या फिर यूँ कहें असल वैल्यू जो है उसको क्या चीज़ से हमने डिनोट किया? ए मीन। ए मीन यानी कि इन सारा ए का औसत। तो उस ए मीन में से हम लोग अगर पहला बार का मेजरमेंट घटा दें, या ए मीन में से दूसरा बार का मेजरमेंट घटा दें, तो दूसरा बार का एब्सोल्यूट एरर निकल जाएगा। जो ट्रू वैल्यू है उसमें से पहला बार का मेजरमेंट घटाएंगे तो पहला वाला एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। ट्रू वैल्यू में से दूसरा मेजरमेंट घटाएंगे तो दूसरा वाला एब्सोल्यूट एरर निकलेगा। ट्रू वैल्यू में से तीसरा वाला मेजरमेंट घटाएंगे तो तीसरा वाला निकलेगा। इसमें से चौथा घटाएंगे तो चौथा एब्सोल्यूट एरर, इसमें से पाँचवा घटाएंगे तो पाँचवा एब्सोल्यूट एरर। और है क्या ये? इसको एग्जाम्पल से समझे तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मान लिया जाए किसी चीज़ का असल लंबाई है 4.5, ठीक है, और हमने जब पहली बार नापा तो हमारा वैल्यू आया 4.2। तो असल वैल्यू और नापे गए वैल्यू में जो डिफरेंस है कितना का है? 0.3 का। तो ये पहला बार का पहला मेजरमेंट का एब्सोल्यूट एरर हुआ। दूसरा बार जब हमने नापा तो असल वैल्यू चूँकि 4.5 है, एवरेज वैल्यू हमारा 4.5 है, और दूसरी बार जब हमने नापा तो 4.3 नापा है हमने। तो यानी कि जो डिफरेंस है वो हमारा 0.2 का है। तो दूसरे बार के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आ रहा है 0.2 का। तीसरे बार के मेजरमेंट में तीसरे बार हमने संयोग से बराबर ही नाप लिया था, जितना ट्रू वैल्यू है उतना ही हमने नापा भी। तो तीसरे बार के
मेजरमेंट में जो एब्सोल्यूट एरर है वो हमारा 0 है। चौथे बार जब हमने नापा तो ट्रू वैल्यू और हमारे नापे गए वैल्यू में 0.2 का डिफरेंस है। इसमें आप इसको घटाओगे तो -0.2 आएगा। ये मॉड का मतलब होता है कि हमको पॉजिटिव डिफरेंस देखना है, यानी कि डिफरेंस हमको सिर्फ देखना है कि दोनों में अंतर कितना, बस ये देखना है, माइनस प्लस की बात नहीं करनी है इसमें। और असल मान में और जो हमने नापा है वो मान, दोनों में अंतर तो 0.2 का है ना, अंतर तो 0.2 का है, तो बस वही 0.2 लिखना है हमको। फिर एक बार और नापा हमने तो 4.2 नाप लिया, जबकि असल वैल्यू 4.5 है, तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो 0.3 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू भी कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर अगर बोला जाए तो हर बार का हम लोग एरर भी, हर बार का एब्सोल्यूट एरर अलग अलग है। ट्रू वैल्यू की बात करें तो हमने 4.5 निकाला है, एवरेज वैल्यू हमने निकालना आता है। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अगर जैसे हम लोगों ने अभी क्या कहते हैं एब्सोल्यूट एरर जो निकाला 0.32023 ना, 32023, ये हमने हर बार का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया है, हर बार का एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया है। इन सभी एब्सोल्यूट एरर का अब हम औसत निकालेंगे। सभी एब्सोल्यूट एरर का क्या करेंगे, एक औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। जितना भी एब्सोल्यूट एरर है उन सब का हम लोग एक औसत निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। हर बार के गलती का एक औसत, ठीक, कि हम लोग औसतन कितना गलती कर सकते हैं किसी चीज़ को नापते वक्त, ठीक है। तो देखिए बात करें अगर, तो पहला बार का जो एब्सोल्यूट एरर है प्लस दूसरा बार का जो एब्सोल्यूट एरर है प्लस तीसरा बार का जो एब्सोल्यूट एरर है प्लस चौथे बार का जो एब्सोल्यूट एरर है प्लस पाँचवें बार का जो एब्सोल्यूट एरर है, हर बार के एब्सोल्यूट एरर को जोड़ के 5 से डिवाइड कर दिया। चूँकि 5 बार कर रहे थे और अगर ये n बार होता तो डिवाइडेड बाय n कर देते। एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम लोग का एब्सोल्यूट एरर आ रहा था, पहला बार में एब्सोल्यूट एरर आया कितना 0.3 का, दूसरा बार एब्सोल्यूट एरर आया 0.2 का, तीसरा बार एब्सोल्यूट एरर कुछ नहीं था, चौथा बार एब्सोल्यूट एरर 0.2 का, पांचवा बार एब्सोल्यूट एरर 0.3 का, ठीक है। तो हर बार का एब्सोल्यूट एरर को हम लोगों ने क्या किया है, जोड़ दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। क्योंकि 5 बार किया था हमने, नापा था, तो पाँचों बार का जो गलती है सारे गलती को जोड़ के सभी गलतियों का औसत हमने निकाल लिया, इतना डिवाइडेड बाय 5 किए, तो ये सबको जोड़ेंगे आप तो ये हो जाएगा 1, 3 2 5, 0.5 यानी कि 1 + 0 तो हो गया 1, 1/5 आपका हो गया कितना, 1/5 हो गया 0.2, 1/5 हो गया 0.2। तो यानी कि आपका जो एब्सोल्यूट एरर का जो मीन आ रहा है, मीन एब्सोल्यूट एरर, यानी कि जो औसतन गलती जो यहाँ पे संभावित है या पॉसिबल है, वो एवरेज एब्सोल्यूट एरर यानी कि मीन एब्सोल्यूट एरर आपको यहाँ पे कितना का हो सकता है, 0.2 का, 1/5 यानी कि 0.2 का। यानी कि आप जब किसी भी चीज़ को आप इस तरीके से लिख सकते हो। देखिए सबसे पहले बात, आप एक स्क्रीन पर दिया गया आपको एक इमेज नज़र आ रहा होगा, ठीक है। इस इमेज में देखिए आपकी एक कैपेसिटर का फोटो है, ठीक है। पंखा में लगा रहता है कैपेसिटर, ये लोग इसको कंडेंसर के नाम से भी जानते हैं। ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है कितना, 2.5 ± 5%। तो इसका मतलब ये हो गया कि कैपेसिटर का जो पावर है वो 2.5 है और 5% का ऊपर नीचे हो सकता है। ये तरीका होता है किसी भी चीज़ के मेजरमेंट को बताने का कि हाँ इसका वैल्यू कितना है, उसको बताने का एक तरीका हो गया कि 2.5 माइक्रोफैराड का ये कैपेसिटर तो है, लेकिन इसमें 5% का ऊपर नीचे संभव वैल्यू है। सेम उसी तरीके से अभी हम लोगों ने जो ए का मान निकाला, उसमें ये ए मीन यानी कि ट्रू वैल्यू ये हमारा 4.5 था, ठीक है। और हमने ये जो निकाला है डेल्टा ए मीन यानी कि गलती कितना का ऊपर नीचे, यानी कि ऊपर नीचे कितना का हो सकता है, तो वो 0.2 हमने अभी फाइंड किया है। तो हम लोग किसी भी चीज़ ए के वैल्यू को जो लिखेंगे, यानी इसकी अगर लंबाई को लिखेंगे तो लिखेंगे 4.5 मीटर, 0.2 मीटर का ऊपर नीचे उसमें हो सकता है। यानी कि अगर इसके मेजरमेंट को, इसी को अगर नाप रहे हैं, मीटर में है, थोड़ा लंबा समझ लेना है इसको ना। आप बोलोगे कि भैया ये तो 4 सेंटीमीटर या 4 इंच का भी नहीं होगा, आप इसको 4.5 मीटर बोल रहे हो। नहीं, हम एक बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई बेंची है या कुछ भी, तो क्या चीज़ हुआ, मेजरमेंट की बात करें अगर तो 4.5 तो है ही, लेकिन उसमें 0.2 मीटर का ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि आप बात करें तो ए का अधिकतम वैल्यू कितना हो सकता है, 4.5 में 0.2 अगर एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाए तो 4.7 मीटर तक मैक्सिमम, या फिर मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 4.5 में 0.2 घटा दिए तो 0.3 मीटर का मिनिमम।
तो यानी ए यानी उसका जो वैल्यू है वो अधिक से अधिक 4 पॉइंट, इसमें इतना जोड़ दीजिए, अधिक से अधिक 4.7 और कम से कम इतना में इसको घटा दीजिए 4.3 तक हो सकता है, यानी 4.3 से 4.7 के बीच में ही उसका वैल्यू होगा, ये बोलने का तरीका हुआ। ठीक है, यानी ए जो है वैल्यू, इसका जो वैल्यू है ये 4.7 से ज़्यादा और 4.3 से कम होगा। ये ए का जो वैल्यू है वो 4.7 से ज़्यादा और इतना से कम ना, यानी कि जो ए है उसको हम लिख सकते हैं कि ए मीन में डेल्टा ए मीन जोड़ दीजिए आप, यानी कि 4.5 में, ये हमारा एग्जाम्पल का 4.5 था और उसमें हम लोग 0.2 को या तो जोड़ दीजिए, ठीक है, और इतना से क्या बोलते हैं छोटा होगा, या फिर इतना से क्या होगा छोटा, या फिर क्या बोलते हैं मतलब सॉरी ये जो है तीर यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे उल्टा हो गया, ठीक है, ये ऐसा होना चाहिए, ठीक, ए जो है इतना से छोटा होगा, यहाँ पे भी जो हमारा ये लगेगा, ठीक है, ये इस तरीके से लगेगा, ठीक है, इतना से छोटा होगा और इतना से क्या होगा हमारा, इतना से हमारा बड़ा हो जाएगा, ऐसे करके ये लिखना होगा, ठीक है। तो इतना ये बड़ा छोटा की तरफ तीर चलाता है, तो इतना से छोटा और इतना से बड़ा, ठीक है। तो ये ए मीन जो है इसने इसको जोड़ दिए, तो इतना से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, और इसमें इसको घटाएं, यानी कि 4.5 में से घटा दिए कितना 0.2, तो ये इधर हो गया 4.3 और इधर हो गया कितना 4.7 ना। तो ए का जो वैल्यू है वो इनको आप जोड़ दीजिए, उतना से कम, इसको आप घटा दीजिए उतना से ज़्यादा, उसी के बीच में ही ए का मान होता है। ये लिखने का तरीका होता है, साइंटिफिक वे हुआ किसी भी चीज़ के वैल्यू को दिखलाने का। तो जैसे ए का जो वैल्यू है वो 4.5 प्लस माइनस 0.2, ये लिखने का तरीका होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे क्या कहते हैं, आपको सवाल पूछेगा इस तरीके से, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है या फिजिकल क्वांटिटी है 1 और 2, मान लीजिए 2 है, उन दोनों को आपस में जोड़ना है, घटाना है, और एरर के साथ वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो किस तरीके से आप ऐसा करेंगे, तो जैसे एक रेसिस्टेंस है आपके पास, एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखने वाले हैं एरर का, ठीक है। तो एक पहला रेसिस्टेंस है, उसका वैल्यू दिया हुआ है 70 और प्लस माइनस 7 ओम। एक दूसरा रेसिस्टेंस है जिसका वैल्यू दिया हुआ है 60 प्लस माइनस 3 ओम, ठीक है। तो चलिए हमको बोला क्या कि R1 प्लस R2 का वैल्यू कितना होगा। अगर आप दोनों रेसिस्टेंस को जोड़ देते हैं तो R बराबर R1 प्लस R2 जो है उसका वैल्यू कितना आएगा। तो चलिए दोनों को जोड़ते हैं, तो सिंपल है, 70 और 60 कितना हो जाएगा 130 ना, 7 13 130 प्लस माइनस 7 और 3 जोड़िए 10 ओम। तो यानी कि आप R बराबर लिख सकते हैं 130 प्लस माइनस 10 ओम, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इन दोनों को जोड़ने के लिए बोलेगा, आप ऐसे करके जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर बात किया जाए दोनों इसी सेम वैल्यू में, दोनों को बोलेगा घटाने के लिए, अब आपको चाहिए R डैश, यानी कि R1 में से R2 को आपको इस बार घटाना है, ठीक है। तो घटाना है तब आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इसमें से इसको आप घटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 70 में से मोटा मोटा चीज़ को आप घटा लीजिए, 70 में से 60 घटाइएगा तो हो जाएगा 10, ठीक है। अब रही बात प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या करना है, 7 में से अब इधर 3, ये दोनों तो एरर है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर इसका भी और मीन एब्सोल्यूट एरर इसका, ठीक है। तो एरर हमेशा जुटता है भैया, ये बात ध्यान रखना है। तो 7 3 आपको यहाँ पे 10 ही लिख देना पड़ेगा, इतना। अब आप क्या बोलेंगे, देखिए ध्यान रखना है, नोट करके आपको एक बात ध्यान रखना है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड अप। देखिए गलत चीज़ में थोड़ा सा ये फॉल्ट है, इतना का फॉल्ट पॉसिबल है। तो गलत चीज़ में अगर आप गलत चीज़ जो घटाइएगा तो वहाँ गलत चीज़ आएगा, गलत चीज़ में गलत चीज़ घटा रहे हैं तो और ज़्यादा गलती ही होगा ना, इसलिए एरर हमेशा जोड़ देना होता है। हाँ, आप इधर का घटा रहे हैं तो घटाइए ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इधर का चीज़ है तो वो जुड़ जाएगा। चाहे आप दोनों को घटा रहे हो तब भी ये दोनों ऐड होगा, या फिर आप जब दोनों को जोड़ रहे हैं तब भी इधर वाला दोनों का जुड़ जाएगा। ये आपको छोटा सा चीज़ सीखने वाला है, ठीक है। टेम्परेचर में भी ऐसे करना होता है, तब भी आप इधर का घटाना है तो घटा लीजिए, इधर का दोनों को, लेकिन आपको जोड़ना पड़ेगा, समझे। इस तरीके से आपको काम सब करना है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की बात करें। यानी कि अगर दो फिजिकल क्वांटिटी है, उन दोनों को हमको गुना करना है आपस में या फिर भाग करना है, तब किस तरीके से काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे गुना करना है अगर, ठीक,
तो गुना करना है तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एक एग्जांपल के लिए ये क्वांटिटी हो गया V = IR, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में। तो वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेसिस्टेंस है। तो अब आपको वोल्टेज निकालना है, ठीक है। हमको क्या करना है इसमें, हाँ V का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। सवाल पूरी तरीके से निकला नहीं है, हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ बोल सकता है कि फाइंड वैल्यू ऑफ V का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो V बराबर क्या करना है आपको, IR है, ठीक है, यानी I गुना में R है, और I का वैल्यू इतना दिया हुआ है, R का वैल्यू इतना दिया हुआ है। देखिए आप किस तरीके से इसको डील करेंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या लिखना है, V बराबर जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, V मीन प्लस माइनस डेल्टा V मीन, हमारा आंसर हो जाएगा। यही लिखने का तरीका होगा जो हम लोग वोल्टेज निकालेंगे। चूँकि करंट हमारा इस टर्म में दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इस टर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना, एरर के साथ दिया हुआ है ना। तो उसी तरीके से जब वोल्टेज निकालेंगे तो वो भी हम लोग इसी टर्म में निकालेंगे ना। इन सब के जैसा ये होगा और इन सब के जैसा यहाँ पर ये आएगा। तो चलिए देखिए, V बराबर आपको ये V मीन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो I मीन है ना, ये है क्या, ये एक्चुअल में I का मीन वैल्यू है, और ये मेरा क्या है, डेल्टा I मीन है। अच्छा ये क्या है, ये एक्चुअल में R का मीन वैल्यू है, और ये क्या है, डेल्टा R का मीन है, ठीक है। अच्छा चलिए, तो IR करना है ना, वोल्टेज बराबर क्या करना, IR। तो इसका मीन वैल्यू से इसका मीन वैल्यू गुना हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, ठीक है, प्लस माइनस। अब डेल्टा भी मीन निकालना है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। तो डेल्टा भी मीन के लिए आपको फंडा ये देखना पड़ेगा, वो चीज़ वहाँ पे क्या फंडा देखना पड़ेगा कि अगर दो चीज़ को A गुना B को A और B को गुना करके आपके पास C अगर आ रहा है, इसको गुना करके आपके पास ये अगर आ रहा है, तो इसका आपको अगर डेल्टा भी मीन चाहिए, ये चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना, और गुना में कर देना होगा आपको इसी का जो भी मीन है। तो डेल्टा आई मीन क्या है हमको निकालना है, इसका यहाँ पर ये वाला चीज़ हमको पता करना है, यहाँ पे ये हमको डेल्टा भी मीन चाहिए। इसको गुना करके ये आ रहा है, तो देखिए आपको इसका ये चाहिए ना डेल्टा भी मीन, तो उसके लिए क्या करना है, इतना बटे इतना ना, डेल्टा आई मीन बटे आई मीन, यानी कि कितना हो गया 0.25 बटे में 5 प्लस डेल्टा आर मीन डिवाइडेड बाय आर मीन, यानी कि 0.2 भागा क्या 8, और गुना में आपको क्या कर देना है, इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना, और भी अगर चीज़ होता यही गुना B गुना T गुना C गुना M गुना H, ये सब कुछ भी रहता, तो फिर क्या करते हैं, तो बस इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना प्लस, और कोई होता तो उसका इतना बटे इतना प्लस, और कोई होता तो उसका इतना बटे इतना, सबका करते जाते और लास्ट में गुना कर देते उसके V मीन से, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो दो गो ही तो है, तो इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना, ठीक है। अब गुना में आपको क्या करना है, इसका भी मीन से गुना कर देना है, यानी कि 40 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो चलिए इतना बटे इतना या आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कट करके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 1 बाय आपका आ जाएगा 5 से इतना है ना, कटाना पड़ेगा भैया, पॉइंट उड़ाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट उड़ाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 100, और ये 25 चौके 100 और 5 चौके 20, 1/20 प्लस ये पॉइंट उड़ाएंगे तो ये हो गया 10, और 2 से ये उड़ाएंगे तो ये क्या 40, यानी 1/40। अब गुना में हमको क्या करना है, 40 रखना है जिंदा, ठीक है। 40 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40/20, अच्छा प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40/40। तो ये जब इससे कटेगा तो इससे ये 2 बार में कट जाएगा 2, और प्लस ये इससे कटेगा 1 बार में, हो गया कितना 3, यानी कि डेल्टा भी मीन का जो वैल्यू आया वो आ गया 3। तो हमको यहाँ पे कितना डाल देना है 3, सिंपल, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीन अच्छा सब कुछ का PDF तो आपको मिल जाएगा, हमारा वेबसाइट है www.physicsbyamanwar.com, वहाँ पर आप ले लीजिएगा इसका, ठीक है। चलिए अब हम दूसरा एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, तो अगर हमको I = V/R करना होता, डिवाइड करना होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं था,
वो इसका रिजल्टेंट जो होता है ना, जो मेन रिजल्ट आता है ना, उसका डेल्टा आई मीन या जो भी चीज़ हो निकालने का बस वही फंडा है, हर जगह वही काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या कहते हैं आई का वैल्यू फाइंड करना है। तो आई इज इक्वल टू क्या होता है V/R। तो हमको लिखना तो यही है, आई बराबर क्या, आई मीन, साइंटिफिक तरीका यही है ना, प्लस माइनस डेल्टा आई मीन, करना यही है। ठीक है, तो आई बराबर हमको आई मीन कैसे निकलेगा, V/R वोल्टेज बटे रेसिस्टेंस, तो 8/2 कितना हो जाएगा 4, ये हमारा आ गया, प्लस माइनस डेल्टा आई मीन अभी हमको चाहिए, डेल्टा आई मीन अभी हमको चाहिए। तो डेल्टा आई मीन अभी हमको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा आई मीन बराबर क्या करना है, बस वही इतना बटे इतना प्लस इतना बटे इतना, और गुना में आपको क्या कर देना है इसके आई मीन से, सिंपल। तो इतना बटे इतना कितना होगा 0.8/8 प्लस 0.2/2। ठीक है, और गुना में आपको क्या करना है भैया, इसका आई मीन यानी कि 4 ले लेना है। पॉइंट उड़ाएंगे 10, पॉइंट उड़ाएंगे यहाँ पे क्या, ये भी 10, और 8 से ये 10 बार में कट जाएगा, 2 से ये भी 10 बार में कट जाएगा, तो यानी कि 1/10 प्लस 1/10 इंटू में क्या है यहाँ 4 है, तो ये 2/10 गुना में क्या 4, तो 4 दूना 8/10 यानी कि 0.8 आप लिख सकते हैं। तो डेल्टा आई मीन हमारा 0.8 आया, तो 0.8 आप लिख सकते हैं। तो आई बराबर आ गया 4 ± 0.8। ठीक है, ये इस तरीके से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये सब चीज़ समझ में आ रहा होगा, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही है, और ऐसे भी आप पहली बार भी पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा बहुत सीख रहे होंगे। ठीक है, रिलेटिव एरर बोले अगर सवाल में करना है तो किसी चीज़ का जो अगर मीन एब्सोल्यूट एरर है वो डिवाइडेड बाय उसका मीन वैल्यू कर दीजिए तो हो जाएगा रिलेटिव एरर। ठीक है, जैसे अगर किसी चीज़ को, किसी का एग्जाम हो 80 नंबर का परीक्षा होता है, अगर उसको 15 नंबर आता है तो उसका रिलेटिव मार्क्स कितना हो जाएगा 15/80, ऐसे लिखते हैं ना, 15/80, ये लिखने का तरीका हुआ, मार्क्स कितना आया उसको बताने का तो यही तरीका हुआ। ठीक है, अच्छा चलिए, तो यहाँ पर जैसे कि रिलेटिव एरर अगर निकालना हो तो अगर मान लीजिए किसी चीज़ का वैल्यू a बराबर 5 ± 0.5 है, किसी चीज़ का वैल्यू है, हमको बोलेगा रिलेटिव एरर बताओ, तो बाबू कितना होगा इसमें, तो क्या करना है इतना बटे इतना, यही रिलेटिव एरर होता है 0.5/5 ना, तो 0.5/5 1/10 हो जाएगा ना। ऐसे भी आप पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ एक 0 बैठाओगे ना, पॉइंट उड़ा करके क्या, तो 5 दही के 50, 1/10 यानी कि 0.1, ये हो गया रिलेटिव एरर। अगर कोई सवाल में पूछे कि भैया परसेंटेज रिलेटिव एरर कितना होगा, तो बस वही रिलेटिव एरर को आपको 100 से गुना कर देना है। जैसे कि इतना बटा इतना किए 0.1 हुआ, उसको 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज रिलेटिव एरर आ जाएगा ना। प्रीवियस एग्जाम्पल में ही देखिए, आपको परसेंटेज रिलेटिव एरर चाहिए तो बस जितना रिलेटिव एरर था उसको आप 100 से गुना कर दीजिए, तो ये से गुना होकर के कितना हो जाएगा 10, पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे में एक 10 आएगा ना, 0 का 0 उसको काट देगा तो 10 होगा ना। तो परसेंटेज रिलेटिव एरर चाहिए तो रिलेटिव एरर को 100 से गुना कर दीजिए, यानी कि रिलेटिव एरर चाहिए तो इतना बटे इतना कीजिए, परसेंटेज रिलेटिव एरर चाहिए तो इतना बटे इतना गुना 100 कर दीजिए। सिंपल सी बात है ये चीज़, है ना। जैसे V बराबर IR है, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्या कहते हैं आपको इस टाइप का क्वेश्चन अगर दिया रहे और ये परसेंटेज में ही आपको दिया रहे, जैसे कि आप इस कैपेसिटर पे आप देख सकते हो, ठीक है, तो उसमें भी कैपेसिटर में भी है ना 2.5 ± 5%, उसी सब टाइप का चीज़ सब, अगर मैं कोई भी चीज़ दिया हुआ वैल्यू, तो देखिए आप इसमें आपको करना है V बराबर IR, V बराबर चूँकि IR है तो वोल्टेज बराबर 8 छक 48 प्लस माइनस 8 छक 48 प्लस माइनस। अब देखिए क्या करना है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, सिंपल 0.5 0.2 हो गया 0.7%। सिंपल, एरर आर ऑलवेज एडेड अप, परसेंटेज के टर्म में दिया हुआ था तो डायरेक्ट जोड़ दीजिए, कहानी खत्म हो गया। इधर का गुना कीजिए 8 छक 48, लेकिन इन दोनों को जोड़ दीजिए परसेंटेज के टर्म में। इस टाइप से भी चीज़ सब आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ आप देखिएगा, कहीं ना कहीं आपको काम आएगा। अच्छा, परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, हम एक आपको बता देते हैं छोटा सा, ठीक, आप उसको देख लीजिए, फिर उसके बाद आप एक यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा ज़रा सा ये वाला वीडियो, ठीक है, परसेंटेज प्रॉब्लम बाय एम अनवर। आपको बहुत धांसू वीडियो मिलेगा, एक 10 मिनट का है मुश्किल से, ठीक है। इसको देखिएगा, परसेंटेज प्रॉब्लम बाय एम अनवर सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा ये वीडियो। तो
उसमें परसेंटेज से रिलेटेड अच्छा सवाल, कुछ यूनिक ट्रिक्स वगैरह बताए हुए हैं, ठीक है। अच्छा चलिए आगे बात करते हैं। और हाँ, इस चैप्टर का नोट्स वोट्स चाहिए तो हमारा जो वेबसाइट है www.physicsbymanood.com, वहाँ पे आपको बहुत सारा नोट्स वोट्स सब मिलेगा, स्टडी मटेरियल वगैरह सब कुछ मिलेगा। चलिए देखिए, क्या है परसेंटेज बेस्ड प्रॉब्लम। मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, हाफ mv² होता है, ठीक है। अगर आपको सवाल पूछ रहा है कि अगर वेलोसिटी को, इस वेलोसिटी को कोई बढ़ा दे 3% से, इसको 3% से कोई बढ़ा दे, तो पूछ रहा है कि फाइंड इंक्रीजमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। अगर इसको हम 3% बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट बढ़ोतरी हो जाएगा। या फिर ऐसा सवाल पूछ देता कि वेलोसिटी में 3% का एरर है तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट का एरर होगा। ऐसा भी सवाल रहेगा तो भी दोनों को सॉल्व करने का सेम तरीका है, ठीक है। इसमें ट्रिक अपनाते हैं, पावर इनटू परसेंटेज, सिंपल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी जो डिपेंड कर रहा है किस पे, वेलोसिटी पे, ठीक है। इसका देखिए पावर कितना है 2, उसका परसेंटेज उसमें कितना का चेंज आया है 3 का, हो गया 6%, आंसर हो जाएगा बस। इसका पावर गुना इसी का परसेंटेज कीजिए, पावर इंटू उसका परसेंटेज कीजिए, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। इतने ही परसेंट का काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ आप परसेंटेज प्रॉब्लम बाय एमन वर्ड सर्च कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको सॉल्व करने में। ये सब टाइप का सवाल एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है क्या कि y बराबर a² प्लस b, a² इंटू बी बाय c का पावर 3, ऐसे कोई सवाल दिया है। बोल रहा है कि y का फार्मूला है ये, y का फार्मूला ये है, जिसमें कि a के बारे में बोल रहा है कि a में 2.5% का प्रॉब्लम है, एरर है, b में 2.5% का है और c में 2% का एरर है। तो बताइए y में कितना परसेंट का एरर होगा। तो y में जो एरर होगा वो निकालना है, तो बस कुछ नहीं, a वाला का पावर गुना a का परसेंटेज प्लस b का पावर गुना b का परसेंटेज प्लस c का पावर गुना c का परसेंटेज, सबको जोड़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे a की बात करें अगर, तो a का पावर कितना है 2 गुना परसेंटेज कितना है, a का कितना परसेंट है 2.5 प्लस b के लिए b का पावर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इंटू परसेंटेज कितना है, प्रॉब्लम उसमें कितना आया 1.5 का, प्लस c में देखिए तो पावर कितना है 3, कितना परसेंट का उसमें एरर है, समस्या आ रहा है 2% का, ठीक है। तो फिर y में कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 1.5 प्लस हो गया 6, कितना आ गया 6 5 11 12.5 12.5, इतना परसेंट का एरर आएगा, ठीक है। इसमें अगर 2.5%, 1.5%, 2% का एरर है तो y में कितना परसेंट का एरर होगा 12.5% का। ये निकालने का ये सब टेक्निक हुआ, तरीका हुआ, ये सब चीज़ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और परसेंटेज प्रॉब्लम बाय एमन वर्ड यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, आपको जो हमारा वीडियो मिलेगा उसको देखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा दैट विल बी। और अब हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ठीक है। 2x स्पीड में अब आप आगे के वीडियोज़ वगैरह को देख सकते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह सब इंपॉर्टेंट, ईजी है बहुत ज़्यादा वो सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करना, थोड़ा तेजी में फटाफट जिससे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। पढ़ते हैं आगे हम लोग। तो अब एरर के बाद अब हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर पर बात करते हैं, ठीक है। छोटा सा टॉपिक है, बस जरा सा बचा है और कुछ नहीं, अब खत्म ही हो गया, ज़्यादा कुछ इतना है नहीं इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, समझिए इसका काम पड़ेगा अभी, क्योंकि ये जब कन्वर्जन ऑफ यूनिट करते हैं ना, यूनिट का जब कन्वर्जन करते हैं तब उस समय हमको थोड़ा सा ज़रूरत है सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह आपको आना चाहिए, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। इसमें ये बताता है कि मतलब कितना डिजिट सब है परफेक्ट, ठीक है, बस यही बताने वाला चीज़, कितना रिजोल्यूशन तक किसी चीज़ को सही ना पकड़ के लिखा गया है, या कितना डिजिट तक है कोई चीज़, तो वही डिजिट सही बताने वाला चीज़ हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है, बस इतना ही जानना है आपको। चलिए देखिए क्या क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, आपका पढ़ा हुआ है एक बार तो रिकॉल कर लेते हैं हम लोग। एंडिंग जीरोज़, जैसे कि अगर कोई संख्या इस तरीके से लिखा हुआ है, आपसे पूछेगा कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कुछ रूल सबको आपको ध्यान रखना है कि एंडिंग जीरोज़ विदाउट डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसमें डेसिमल नहीं है तो अंतिम वाला जीरो सबको सिग्निफिकेंट नहीं काउंट करना है, बाद बाकी प्योर संख्या सब हमारा सिग्निफिकेंट होगा। यानी कि 1 2 3 4 बोलेंगे कि इसमें 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है भैया, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अच्छा फिर अगर इसमें पूछेगा इसमें कई गो सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 पूछ लेना है वही कि कई गो संख्या है, तो ये जीरो वगैरह को काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है।
तो इसमें भी 4। यहाँ पूछेंगे क्या गो है, 1 2। अगर इधर दशमलव नहीं है तो लास्ट वाला जीरो सबको काउंट नहीं करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर में कई गो डिजिट है ऐसे करके पूछेंगे या सिग्निफिकेंट फिगर पूछेंगे तो आपको ऐसा जवाब देना होता है। ठीक है, काम का चीज़ है ये सब, समझेंगे ये सब का रूल कहाँ कहाँ, अभी फ़ायदा नुकसान सब समझेंगे अभी। एंडिंग जीरोज विथ डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, लेकिन अगर कहीं पर डेसिमल है तो लास्ट वाला जीरो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होगा। यानी कि यहाँ पे बोलेंगे 1 2 3 और इन दोनों को भी गिन देंगे 4 5, तो कितना सॉरी तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 1 2 3 4 5। दशमलव है ना यहाँ पे, तो लास्ट वाला जीरो सबको अब गिनना है। पहले यहाँ दशमलव नहीं था तो लास्ट वाला जीरो सबको नहीं गिन रहे थे, अब दशमलव है तो लास्ट वाला जीरो सबको गिनेंगे। वहाँ देखिए लीडिंग जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, लीडिंग यानी लीडर सब जो आगे रहता है, तो आगे का जीरो सब सिग्निफिकेंट फिगर हमारा नहीं होगा, आगे का जीरो सब नहीं होगा, बाकी सब होगा फिर। तो यहाँ पे 1 2 3 3 गो सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे पूछेगा 1 2 2 गो सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे 1 2 3 4। अब सोचना है ये सिग्निफिकेंट फिगर होगा कि नहीं, सोचने वाली बात है। ये हमारा इस रूल के हिसाब से सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इधर वाला जीरो सब ये सब होगा सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अगर अंतिम वाला जीरो है तो गिन लेते हैं उसको, अंतिम में जीरो है और दशमलव लगा हुआ उसके बाद है अंतिम में जीरो सब, तब तो फिर गिनिए आप उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और शुरू वाला जीरो तो कभी भी नहीं होगा डेसिमल, ये नहीं होगा, बाकी ये सब हमारा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ट्रैप जीरो यानी कि बीच में फंसा हुआ जीरो सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे कि बीच में फंसा हुआ कौन कौन हो गया, तो बीच में फंसा हो गया क्या, ये बीच में फंसा हुआ है तो होगा 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 1 2 3 बीच में फंसा हुआ तो सब होगा, 4 5 6 7। अब देखिए दशमलव के बाद है लास्ट वाला जीरो सब, तो वो भी गिनती करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 को सिग्निफिकेंट फिगर। क्यों अंतिम जीरो सबको क्यों लिए, क्योंकि दशमलव के बाद है तो अंतिम जीरो सब तो काउंट होगा ना, ये ब्लैक वाला दशमलव ये, यहाँ भी डेसिमल है। अच्छा चलो, शुरू वाला जीरो सब तो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, लेकिन बाद का संख्या देखिए 1 2 3 4 बीच के फंसा हुआ 5 ये भी होगा, 6 बीच में फंसा हुआ 7 ये भी होगा, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 वो सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि ये सब जो है ना इन सबको सिग्निफिकेंट फिगर में गिनते नहीं, सिर्फ इतने गिनेंगे 1 2 3 4। इसमें आगल का सब तो मर गया, इधर का इसको तो लेंगे नहीं, ये सब पावर सबको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बोलते, तो ये सब होगा। ये जीरो होगा चूँकि बीच में फंसा हुआ है, लास्ट वाला इसलिए होगा क्योंकि दशमलव के बाद है और लास्ट में है तो गिन देंगे ही 1 2 3 4। अगर आपको ये पता करने आ गया कि सिग्निफिकेंट फिगर किस नंबर में कितना है तो आपको बहुत सुविधा होने वाला है। फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री में भी ये फ़ायदा देगा, समझिए, इसलिए बहुत काम का चीज़ है ये। ठीक है, अभी एग्जांपल देंगे तो आपको और क्लियर होगा चीज़ क्या है ये। प्योर नंबर है भी इन्फानाइट सिग्निफिकेंट फिगर, जैसे कि मान लिया जाए कोई फार्मूला दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्फीयर कर्व एरिया 4 πr²। यहाँ पर जो ये 4 है ना, ये एक परफेक्ट नंबर है, तो 4 के पास बोलेंगे कि इन्फानाइट सिग्निफिकेंट फिगर है। ध्यान रखना है सब छोटा छोटा बात, कोई फार्मूला उर्मूला है और वहाँ पर कोई नंबर उम्बर है, परफेक्ट नंबर है, तो उन सब का सिग्निफिकेंट फिगर बोलेगा। तो कितना बोलेगा आप, इन्फानाइट, क्योंकि वो एकदम प्योर है, वो एकदम अनंत डिजिट तक एकदम पूरा प्योर ही प्योर वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है। सर्कमफेरेंस सर्कल का कितना होता है 2 πr, तो यहाँ का जो 2 है ना उसके पास इन्फानाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ये सब ध्यान रखना, फार्मूला सब में अगर कहीं कहीं रहता है और फिक्स नंबर सब है ये सब, तो सबके पास इन्फानाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे कि अगर मान लिया जाए कोई क्यूब है, उसमें अगर कहते हैं 6a², 6 फेस है, उसका पूरा का क्षेत्रफल चाहिए 6a²। क्यूब है ना, अगर घन है उसका क्षेत्रफल होता है 6a²। तो यहाँ पर जो 6 है इसके पास इन्फानाइट सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है।
जब भी हम लोग यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर का खास ध्यान रखते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर हमारा जितना था पहले कन्वर्जन से पहले, बाद में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर रहे। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कि मान लिया जाए ये इतना मीटर है, बराबर आप कितना सेंटीमीटर लिखोगे? इसको तो आप सोचोगे कि अरे चलो 4.700 है ना, इसको 100 से गुना कर देंगे अगर, तो मीटर हमारा 100 से गुना करने से सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो जैसे ही आप गुना करोगे, पॉइंट उड़ाओगे आप, तो लिखोगे यहाँ पे क्या, पॉइंट का बदला में 1, इसका मतलब 1 2 3 वो जीरो, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, तो 470 आप लिख दिए, इतना सेंटीमीटर। देखने में ये सही लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सिग्निफिकेंट फिगर के रूल के अकॉर्डिंग ये आंसर नहीं लिखोगे आप, बल्कि आपका आंसर ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब भी हम लोग यूनिट का कन्वर्जन करते हैं, एक मात्रक से दूसरे मात्रक में जाते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर हमारा बदलता नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर पहले देखिए यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4, दशमलव के बाद वाला अंतिम जीरो देखेंगे तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 4 है, तो बाद में भी सिग्निफिकेंट फिगर हमारा 4 ही होना चाहिए। ये भी 470 है और ये भी 470 ही है। पॉइंट के बाद जीरो का ऐसे वैल्यू नहीं होता है मान में, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर के नज़रिए से तो होता है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि 470 सेंटीमीटर, ऐसे के बजाय आप 470 और पॉइंट के बाद एक जीरो लगा दीजिए। अभी देखिए 1 2 3 4 वो सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर मेरा कितना है, 4 है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब यूनिट का कन्वर्जन करते हैं तो जितना सिग्निफिकेंट फिगर में पहले था उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर में बाद में हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, बस और कोई बात नहीं, तो काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात समझे। आगे हम लोग देखते हैं, इन सबका नोट्स आपको मिल जाएगा physicsbymanwar.com वेबसाइट पे। चलिए कुछ राउंड ऑफ करना सिखाते हैं आपको, हल्का सा बस हो गया, बस थोड़ा देर। तो राउंड ऑफ करना क्या है, जैसे कि मान लिया जाए 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना आना है, 3 अंक तक ही आपको राउंड ऑफ करना है, 3 अंक तक। ठीक है, 3 अंक में अपना आंसर लिखना है। तो क्या करेंगे आप, इसको देखिए तो थोड़ा बहुत आप जानते हो 8.7। अब तीसरा का वर्ड मेरा फाइनल अंक है, क्योंकि 3 ही अंक में हमको आंसर देना है, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इधर 8 है, बड़ा संख्या है, तो इसको 1 अंक बढ़ा सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना इतना तो आप समझते ही। फिर इसमें देखो 8.7, अब फाइनल अंक लिखना है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8 है, 5 से बड़ा संख्या है, तो इसको 1 अंक बढ़ा लेंगे। सही बात, ये सब जानते हैं आप, बच्चा का खेल है आपके लिए। यहाँ पे भी 8.7 फाइनल अंक मारना है यहाँ पे। इसके बाद देखिए अरे 5 है, ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद भी संख्या सब है तो अच्छी बात है, इसको तो आप बेझक बचा बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें देखिए आप 8.7, अब फाइनल 8.7 है, अब आगे लिखना है आपको। यहाँ पे 6 है, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, इसको 1 अंक बढ़ा के 7 करोगे क्या? यहाँ पे आप 1 अंक बढ़ा के 7 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके बाद 5 है, ठीक है, लेकिन 5 के बाद तो कोई संख्या नहीं है। तो 5 के बाद कोई संख्या नहीं है, तो 5 से पहले देखेंगे कि इधर मेरा सम संख्या है कि विषम संख्या, यानी इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर है तब इसको जस का तस छोड़ देंगे, लेकिन अगर यही यहाँ पे कोई ऑड नंबर होता तो उसको 1 अंक बढ़ा देते। ऐसा तब करना है जब इसके बाद 5 हो और 5 के बाद कुछ ना हो। जैसे यहाँ पे 8.7, अब ये तो ऑड नंबर है, इसके जस्ट बाद 5 है, लेकिन 5 के बाद कुछ भी संख्या नहीं। अगर 5 के बाद 1 भी होता तब इसको पट से बढ़ा ही लेते, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, इसके बाद कोई भी एक संख्या होता तो इसको पट से 1 बढ़ा लेते, उसमें कुछ भी हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद कोई संख्या नहीं है, तो इससे पहले देखेंगे ऑड है या इवन। तो इवन था तो छोड़ दिए, पीछे अगर ऑड है तो 1 अंक बढ़ा लेना है इसको, यानी कि 4 कर देना है, बस हो गया। ये हमारा क्या हो गया आंसर। इस तरीके से आपको राउंड ऑफ करना थोड़ा बहुत आना चाहिए। ठीक है, काम देगा आपको। फिर देखिए, जैसे कि मान लिया जाए कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन का कुछ रूल है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का यही रूल होता है, जैसे कि मान लिया जाए आप संख्या सबको जोड़ रहे हो, ठीक है, तो जब आप जोड़ते हो ना, तो आपको एक ध्यान रखना है कि जैसे दशमलव के बाद सबसे कम कितना है, 2 अंक तक है। तो आप जब आंसर लिखोगे ना अपना, तो दशमलव के बाद 2 अंक तक देना।
इसमें दशमलव के बाद 3 अंक तक गया है, लेकिन देखेंगे कि सबसे कम कितना अंक तक है, सबसे कम 2 अंक तक है दशमलव के बाद, तो हमारा आंसर भी दशमलव के बाद 2 अंक तक होना चाहिए, जोड़ते समय भी घटाते समय भी। जैसे इसमें से जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 4 1 5, 3 3 6 2 8, 2 2 4 1 5, 0.718, ठीक है। लेकिन आंसर आप क्या लिखोगे, आंसर आप लिखोगे दशमलव के बाद 2 अंक तक है तो दशमलव के बाद 2 अंक तक आपका आंसर होना चाहिए, मिनिमम देखना है। रिजल्ट विल बी अप टू लीस्ट डेसिमल प्लेस प्रेजेंट इन एनी नंबर। कम से कम कितना डेसिमल, दशमलव के बाद कम से कम कितना अंक तक है, 2 अंक वाला है, तो हमको 2 अंक में ही आंसर करना है, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 8.5, और उसका दशमलव के बाद 2 अंक रखना है, तो इसको 1 अंक बढ़ा लेते हैं, चूँकि 5 भी है और 5 के बाद संख्या भी है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको 1 अंक बेझिझक बढ़ा लो, तो 9, इतना हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखो, ये सब छोटा छोटा चीज़ तो आप जानते ही होंगे। 6 में से इतना घटा है कुछ नहीं, तो 6, 9 में से 3 गया तो कितना 6, 8 में से 2 गया तो कितना 6.7 में से 1 गया तो कितना 6 आ गया। अब इसको आप दशमलव के बाद 2 अंक तक है, तो हमारा आंसर दशमलव के बाद 2 अंक तक होना चाहिए, यानी कि आप इसको ऐसा लिखोगे 6.6, ठीक है, इसको 1 अंक बढ़ा लिए 7, दशमलव के बाद 2 अंक तक है तो दशमलव के बाद 2 अंक तक आंसर लिखना है, राउंड ऑफ कर देना है, ठीक है। चलिए इधर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में बात करें तो यहाँ पर ये देखना होता है कि जितना भी चीज़ को आप गुना कर रहे हो उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में मौजूद है। जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हमारा जब आंसर आएगा तो एक सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। जैसे आप इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना किए, ठीक है, तो इतना गुना इतना गुना इतना किए, इतना आया, तब आपका जानते हो आंसर क्या होगा। इसको 1.99 को लगभग आप क्या लिख सकते हैं, 2, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अम्मी चुपिए थोड़ा देर, ठीक है, तो ये 2 हम लोग क्या कर देंगे, आंसर लिख देंगे, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर हो गया, इतना के बजाय एक सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर क्या होगा इसका 2, 9 है, इसको 1 अंक बढ़ा लिए, तो ये हमारा राउंड ऑफ करके आ गया। डिवाइड करते समय भी वही 2 सिग्निफिकेंट फिगर लोएस्ट प्रेजेंट है, तो हमारा आंसर भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। इतना डिवाइडेड बाय इतना करेंगे तो इतना आए, लेकिन आंसर क्या लिखेंगे 3.7, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। ये सब छोटा छोटा चीज़ आपको ध्यान रखना है। बस लास्ट अब हो गया, कहानी ख़त्म है। ध्यान रखना है, आप लाइट ईयर का नाम सुने होंगे शायद। लाइट के रफ्तार से अगर 1 साल तक चलते रहे तो जितना दूरी तय करेंगे वही दूरी हमारा एक लाइट ईयर कहलाता है। लाइट ईयर डिस्टेंस का यूनिट है, यानी लेंथ का। लाइट के रफ्तार से अगर 1 साल तक चलते रहें, जितना दूरी तय कर लेंगे वही हमारा एक लाइट ईयर है, ठीक है। अच्छा, एक पार्सेक भी होता है, यूनिट ऑफ लेंथ ही है। लाइट ईयर और पार्सेक दोनों यूनिट ऑफ लेंथ है। एक पार्सेक बराबर इतना लाइट ईयर होता है, तो पार्सेक सबसे बड़ा यूनिट है लेंथ का, ठीक है। पार्सेक क्या हुआ कि पृथ्वी अगर है तो पृथ्वी का यहाँ और यहाँ से यहाँ पे कहीं पे रहेंगे तो ये एंगल तो बनेगा ना, तो इतना दूर आप चले जाइए कि एंगल, ये एंगल हमारा 1 सेकेंड का बनने लगे। इतना दूर आप जाइए कि अर्थ का दोनों जो रेडियस है यहाँ से उस पॉइंट पर एंगल हमारा कितना 1 सेकेंड का बनने लगे, तो वो डिस्टेंस हमारा एक पार्सेक कहलाता है। तो खैर पार्सेक भी यूनिट ऑफ लेंथ है, लेकिन एक पार्सेक बराबर इतना लाइट ईयर, पार्सेक ज़्यादा बड़ा यूनिट है, ठीक है। सबसे बड़ा यूनिट पार्सेक ही है। अब एक और चीज़ देखिए आप, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर का 1 शॉट कंप्लीट हो गया। जब आप 1 शॉट को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हमारा वेबसाइट है www.physicsbymonword.com, इस पर आइए, ठीक है। ये खुलेगा, उसमें क्या कीजिएगा, आप क्लास 11 फिजिक्स में जाइए और इस चैप्टर का आप टेस्ट देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आइए और यूनिट्स एंड मेजरमेंट में जब आप खोलेंगे तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आपको इस तरीके से दिखेगा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का नीट क्वेश्चंस का PDF ना, आकाश इंस्टीट्यूट का ये मॉड्यूल पेपर वगैरह को का PDF बना करके इसमें डाला गया है, वो आप कर सकते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ लेक्चर वगैरह सब जितना तो है ही, सबका PDF नोट्स वोट्स सब कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वेबसाइट के इस पेज पर आना है और आने के बाद यहाँ पर आपको एक टेस्ट का सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। तो
आप टेस्ट के सेगमेंट में यहाँ पे एक स्टार्ट बटन दे करके टेस्ट का सेगमेंट दिया रहेगा। यहाँ पे आप जैसे ही आओगे तो इसी के जस्ट नीचे आपको यहाँ पर एक स्टार्ट करके एक टेस्ट का सेगमेंट मिल जाएगा। जैसे ही आप वीडियो कंप्लीट देख चुके हैं, अब आप वेबसाइट पे जाओगे www.physicsbymanwar.com, उसमें क्लास 11th फिजिक्स और उसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यहाँ पे आपको यहाँ से एक PDF भी ले सकते हो। आकाश इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है नीट क्वेश्चंस वगैरह के लिए स्पेशली। इस वन शॉट वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना है और वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कर देना है और अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाना है। कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि क्या मैं अगले चैप्टर का भी वन शॉट दूँ आपको। आप हमारे चैनल से सारे चैप्टर वगैरह का पढ़ाई कर सकते हैं फिजिक्स का, ठीक है। और साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी आपको NCERT सॉल्यूशंस वगैरह अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर उनको बताएं। बाय बाय।